नमस्कार साथियों, जय हिंद। संकल्प परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम राजसमंद जिला दर्शन के अंतर्गत महाराणा प्रताप विशेष पर बात करने वाले हैं। कल हमने कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में बात की। वहां पर हमने बात की थी कि महाराणा प्रताप का जो जन्म है कुंभलगढ़ दुर्ग में होता है, और वहीं से हम बात करते हैं कि लंबे समय तक महाराणा प्रताप का जो संघर्ष है वो कुंभलगढ़ दुर्ग से संचालित होता है। महाराणा प्रताप की राजधानी जो है वो प्रारंभिक कुंभलगढ़ दुर्ग रहता है। मतलब राजसमंद जिले के अंतर्गत जितने भी स्थान है महाराणा प्रताप से संबंधित, उन सब की आज हम बात करने वाले हैं। हल्दी घाटी के युद्ध की बात करने वाले हैं, दिवेर के युद्ध की बात करने वाले हैं, कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करने वाले हैं, मतलब महाराणा प्रताप के संघर्ष की बात करने वाले हैं। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, जिन्हें भारत का वीर पुत्र कहा जाता है, मेवाड़ का रक्षक कहा जाता है, हल्दी घाटी का शेर कहा जाता है, हिंदुआ केसरी कहा जाता है, हिंदुआ सूरज कहा जाता है, मेवाड़ केसरी कहा जाता है। बिल्कुल बात करने वाले हैं आज महाराणा प्रताप की। सबसे पहले चित्तौड़ की धरा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग से प्रणाम, रणथंभौर से राजेश राज जी आपको प्रणाम, भरतपुर से प्रणाम, सभी को प्रणाम, यस नागौर से प्रणाम, बीकानेर पुंगलगढ़ से प्रणाम, द्वारिकाधीश की नगरी कांकरोली से प्रणाम, क्या बात है ख्याली लाल जी, और सिणधरी से प्रणाम श्रवण कुमार जी, बहुत बहुत प्रणाम सभी को, देव की लाडली को, हाड़ौती से प्रणाम, सभी को प्रणाम, सभी को राम राम। इसी के साथ सभी साथी क्लास को एक बार दबा के लाइक करें, शेयर कर दीजिए। आज की क्लास को धमाका हो जाना चाहिए आज, क्योंकि आज महाराणा प्रताप के स्वर्णिम इतिहास की आज हम बात करने वाले हैं। प्रारंभ करते हैं महाराणा प्रताप के स्वर्णिम इतिहास को। सबसे पहले हम बात करते हैं महाराणा प्रताप के जीवन परिचय से संबंधित। सीधे सीधे प्रश्न आ जाते हैं महाराणा प्रताप से संबंधित, क्योंकि महाराणा प्रताप जो है उनका मूल नाम था प्रताप सिंह सिसोदिया। क्रमांक के हिसाब से यदि हम देखें तो महाराणा प्रताप जो है वो प्रथम नंबर के महाराणा प्रताप हुए हैं। इसके बाद महाराणा प्रताप सेकंड, महाराणा प्रताप थर्ड भी हुए हैं। लेकिन जो महाराणा प्रताप है जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, जिनका शासनकाल 1572 से लेकर के 1597 ईस्वी तक है, उनकी आज हम बात करेंगे, जिनका नाम है महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया, जिन्हें वीर शिरोमणि के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पर हम बात कर लेते हैं वीर शिरोमणि। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को कहा जाता है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले महाराणा प्रताप से संबंधित जो फैक्ट आ जाता है वो है इनका जन्म कहां पर हुआ था। जन्म को लेकर एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है। अब जन्म की जब हम बात करें, जन्म पहले तो कब हुआ था, 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ था। और ये तो है अंग्रेजी डेट के अनुसार। हिंदी के अनुसार यदि हम बात करें तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को इनका जन्म हुआ था। विक्रम संवत उस समय क्या था, तो विक्रम संवत उस समय था 1597। और ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम संवत के अनुसार कब हुआ था। चूंकि महाराणा प्रताप का जो जीवन काल है वो 57 वर्ष का रहता है, इस वजह से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हमारे भारतीय पंचांग और ग्रिगोरियन जो कैलेंडर है उसमें भी 57 वर्ष का क्या है, अंतर है। यदि अभी हम बात करें कि 2021 जो अभी चल रहा है, इसमें यदि हम 57 प्लस कर देते हैं तो जो भी डेट आती है वो विक्रम संवत मानी जाती है। तो महाराणा प्रताप से संबंधित बहुत ही बढ़िया फैक्ट, 57 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ। महाराणा प्रताप के शासन काल और जीवन काल में अंतर है मेरे साथियों। एग्जाम में यदि प्रश्न पूछ लिया जाए महाराणा प्रताप का जीवन काल कितने वर्षों का रहा या महाराणा प्रताप का शासन काल कितने वर्षों का रहा, तो यहां पर यदि हम बात करें तो ये जो समय है, ये समय कौन सा है, ये शासन काल का समय है। और ये कितने वर्षों का है, 25 वर्षों का समय है। लेकिन यदि हम बात करें 1540 से लेकर 97 तक का जो अंतर है, ये 57 वर्ष की का जो अंतर है, ये क्या है, ये महाराणा प्रताप का जीवन काल है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 57 वर्ष का जीवन काल। और यदि हम बात करें 25 वर्ष का शासन काल, शासन काल। बिल्कुल एक एक फैक्ट को लेकर हम यहां पर क्लियर करेंगे। अब जब हमने बात कर ली कि महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो कब हुआ था, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 को, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को, विक्रम संवत 1597 को। जन्म कहां पर हुआ था यह भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो इसमें हम बात करते हैं जूनी कचहरी। जूनी कचहरी जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, जूनी कचहरी कहां पर है, ये जनाना महल में है। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं जूनी कचहरी
जनाना महल। जनाना महल किसका भाग है? बादल महल का ये भाग है, बादल महल। और इसकी बात हम कर चुके हैं साथियों। बादल महल कटारगढ़, और कटारगढ़ कहां पर पड़ता है? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर, कुंभलगढ़ दुर्ग। तो इससे पहले जो हमने बात की है कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में, विस्तार से हमने जो जानकारी ली उसमें हमने बात कर ली है। बिल्कुल सांवर जी गुर्जर कह रहे हैं कि हम तो मेवाड़ी सरदार हैं सर, और आप पर भी हमें गर्व है, आप भी मेवाड़ी सरदार हो। बिल्कुल सही बात है, मेवाड़ की धरा की आज बात हो रही है, तो एक बार शेयर जरूर दबा के करें। आज शेयर में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, लाइव का रिकॉर्ड आज टूट जाना चाहिए, ऐसी क्लास आज की ऐतिहासिक हो जानी चाहिए क्लास। बिल्कुल, तो बात कर रहे हैं जन्म कहां पर हुआ था? जूनी कचहरी में हुआ था। और ये जगह कहां पड़ती है? ये जनाना महल में पड़ती है। मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको कुंभलगढ़ पढ़ाया तब बताया मैंने कि कटारगढ़ के दो भाग हैं, जिसमें एक भाग है इसका बादल महल और दूसरा है जालिया रानी का मालिया। ये दोनों पार्ट हैं कटारगढ़ के। जबकि हम बात करें यहां पर कि बादल महल जो है इसके दो हिस्से हैं, एक है जनाना महल, दूसरा है मर्दाना महल। जनाना महल का ही एक हिस्सा है जिसे जूनी कचहरी के नाम से जाना जाता है। यहां पर हुआ था वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म। इसके अलावा हम बात करते हैं महाराणा प्रताप के पिता का नाम क्या था? पिता, महाराणा प्रताप के पिता, माता का नाम क्या था? माता, दोनों इंपॉर्टेंट है यहां पर। तो पिता की बात करते हैं, महाराणा उदय सिंह इनके पिता का नाम था, महाराणा उदय सिंह। इसके अलावा माता की यदि हम बात करें तो जयवंता बाई इनकी माता का नाम था, जयवंता बाई। और किनकी पुत्री थी ये? पाली के अखेराज सोनगरा की, पाली के अखेराज, पाली के अखेराज सोनगरा की पुत्री, सोनगरा की पुत्री। भाई इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ था महाराणा प्रताप को जन्म देने का। अब हम महाराणा प्रताप से संबंधित और भी बहुत सारी जानकारी यहां पर हम लेने वाले हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम, महाराणा प्रताप का साहित्यक नाम क्या है? साहित्यक नाम। तो यहां पर और हम बात करते हैं, बचपन का नाम था कीका या कूका। बचपन में इनको भील जो थे, चूंकि इनका जो जीवन है वो भीलों के बीच में बीता, इसलिए भील जो है वो कीका या इनको कूका कहा करते थे, कूका। और कूका या कीका का क्या होता है? छोटा प्यारा बच्चा, छोटा प्यारा बच्चा जो है वो कीका या कूका को कहते हैं। साहित्यक नाम इनका क्या है? पाथल या पातल। और ये नाम इनको किन्होंने दिया था? ये नाम दिया था इनको कन्हैया लाल सेठिया ने, कन्हैया लाल सेठिया। वही गाना सुना ना आपने, अरे घासरी रोटी बन बिन बिलावणो ले भाग्यो, नानो सो अमरियो चीक पड़ियो, राणारो सोयो दुख जाग्यो। तो वो जो घटना है इसमें पीथल और पाथल का मतलब बीकानेर के जो अमर सिंह, बीकानेर के जो पृथ्वीराज राठौड़ हुए हैं जिनको पीथल कहा गया है, जबकि महाराणा प्रताप की यदि हम बात करें इनको साहित्य में पाथल कहा गया है। इनके बीच में जो अकबर को लेकर के संवाद होता है वही घटना को लेकर पीथल पाथल नामक एक रचना है, कन्हैया लाल जी सेठिया ने इसकी रचना की है। उसमें इनके संवाद के बारे में बताया गया है। एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है, महाराणा प्रताप का साहित्यिक नाम क्या है? कीका, कूका, वीर शिरोमणि, और भी बहुत सारे नाम आपको वहां पर देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं महाराणा प्रताप से संबंधित और क्या क्या जानकारी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके अलावा यदि हम बात करें, महाराणा प्रताप के जन्म की हमने बात की, महाराणा प्रताप के पिता की हमने बात की, महाराणा प्रताप के माता की हमने बात की, बचपन के नाम की बात की, साहित्यिक नाम की बात की। अब यहां पर हम बात करते हैं महाराणा प्रताप के प्रधानमंत्री का क्या नाम था? प्रधानमंत्री। इससे पहले हम महाराणा प्रताप के जो वारिस हैं या फिर महाराणा प्रताप की जो अर्धांगिनी है उनकी बात कर लेते हैं। पत्नी, पुत्र या उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं महाराणा प्रताप की पत्नी का नाम क्या था? अजबदे पंवार, अजबदे पंवार। बताइए ये किनकी पुत्री थी? अजबदे पंवार इनकी पत्नी का नाम था। उत्तराधिकारी कौन है? कुंवर अमर सिंह है, कुंवर अमर सिंह हैं।
तो कमेंट कीजिए आप सभी कि अजबदे पंवार जो है वो किन की पुत्री है। इसके अलावा हम बात करते हैं महाराणा प्रताप के प्रधानमंत्री का नाम क्या था। प्रधानमंत्री का नाम था भामाशाह कावड़िया। इसके अलावा हम बात करते हैं महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा क्या था। महाराणा प्रताप के पास जो प्रिय उसका नाम था चेटक। आपको चेतक नाम भी मिलेगा, समाधि पर चेटक लिखा हुआ है। इसके अलावा यहां पर हम बात करते हैं कि महाराणा प्रताप के पास जो हाथी थे, हाथियों के नाम में सबसे पहला राम प्रसाद और दूसरा है लूणा। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से भाग लेने वाले जो हाथी थे उनके नाम क्या हैं। अखे राज का आंसर आ रहा है। अरे भाई इतना तो पता होगा कि नाना जी में और मामा जी में क्या क्या अंतर है। तो यहां पर नाना जी मामा जी का अंतर ही हो रहा है। भाई अजबदे पंवार महाराणा प्रताप की पत्नी है, जबकि माता का नाम क्या है, जयवंता बाई। तो यहां पर मैंने आपको क्या पूछा है, महाराणा प्रताप के ससुर जी का नाम पूछा है, ना कि इनके पापा के ससुर जी का नाम पूछा है। महाराणा प्रताप के पापा के ससुर जी मतलब महाराणा प्रताप के नाना जी, उनका तो हम यहाँ पर नाम लिख चुके हैं। पाली के अखेराज सोनगरा जो है महाराणा प्रताप के नाना जी थे, जबकि इनके एक तरीके से कह सकते हैं ससुर जी या इनकी पत्नी के जो पापा थे उनका नाम क्या था। बिल्कुल आज ही पढ़ रहा हूं, लूणा। हाँ जी, यहाँ पर लूणा जो है, लूणा चावंडिया को मारकर महाराणा प्रताप ने चावंड पर अधिकार किया था। महाराणा प्रताप के पास दो हाथी थे जिनका प्रिय नाम था, एक का नाम राम प्रसाद। बाद में अकबर को जब ये प्राप्त होता है तो अकबर इनका नाम क्या कर देते हैं, पीर प्रसाद नाम कर देते हैं। बिल्कुल, और राम प्रसाद और लूणा दो हाथी थे। जबकि अकबर की हम बात करें, अकबर की ओर से उस युद्ध में भाग लेने वाले हाथियों में मर्दाना हाथी जिसके ऊपर मान सिंह स्वयं बैठा था, इसके अलावा हवाई, गजमुक्ता, बहुत सारे और हाथी थे जो इसमें थे। बिल्कुल कालू राम जी कह रहे मेरे गांव का नाम भी लूणा है। बिल्कुल आपके गांव का नाम लूणा है। और जोधपुर और बाड़मेर मार्ग में एक जगह आता है जिसका नाम है लूणी जंक्शन है ना, रेलवे स्टेशन है। बिल्कुल राम प्रसाद का नाम बाद में बदलकर अकबर ने पीर प्रसाद कर दिया था। जून कचहरी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, जूनी कचहरी कर दे, जूनी कचहरी है, सही है, सही लिखा हुआ है भाई, जूनी कचहरी ही सही आंसर है। हाँ जी, यहां पर हम बात कर रहे हैं हाथी के बारे में, हम बात कर रहे हैं जिसका बाद में नाम क्या है, बदल दिया गया था। किसके द्वारा बदला गया था, अकबर के द्वारा बदला गया था। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि बाद में अकबर ने इनका या इसका नाम पीर प्रसाद कर दिया, पीर प्रसाद किया। यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि महाराणा प्रताप का हाथी जिसे कि अकबर की सेना ने बंदी बना लिया था, बाद में अकबर ने कहा तो ये तो पीर के द्वारा मेरे को दी गई बहुत ही अमूल्य भेंट है, इसलिए आज से इनका नाम राम प्रसाद नहीं पीर प्रसाद हो जाएगा। उसकी भी बात हम करेंगे जब हल्दी घाटी के युद्ध का मार्मिक दृश्य हम देखेंगे। बिल्कुल राम रख पंवार नाम आ रहा है, बिल्कुल सही है, राम रख पंवार, माम रख भी आंसर आ रहा है। बिल्कुल राम रख पंवार। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो ये बात। तो यहां पर बात कर लेते हैं राम रख पंवार, और ये कहां के थे, सिरोही के रहने वाले थे ये भाई, सिरोही के राम रख पंवार। उनकी पुत्री का नाम था अजबदे पंवार, जिनके साथ महाराणा प्रताप ने विवाह किया। इनके अलावा 10 रानियां और थी महाराणा प्रताप की, टोटल मिला के थी 11 रानियां। लेकिन ये मुख्य रानी थी जो इन्होंने महाराणा प्रताप के संघर्ष में राणा प्रताप का साथ दिया। और अमर सिंह जी जो है वो इन्हीं की संतान है, मतलब इन्हीं की कोख से जन्म किनका हुआ था, महाराणा अमर सिंह जी का जन्म हुआ था, जो बाद में मेवाड़ के महाराणा बनते हैं महाराणा प्रताप के बाद में। बिल्कुल क्लियर है सभी साथियों को। हाँ जी, सभी साथी एक बार क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो यहां पर हमने महाराणा प्रताप के सामान्य जीवन परिचय के बारे में बात की है। इनमें जन्म की बात की, पिता की बात की, माता की बात की, बचपन के नाम की बात की, साहित्य के नाम की बात की, इनकी पत्नी की बात की, पुत्र उत्तराधिकारी की बात की, इनके प्रधानमंत्री की बात की, इनके पास प्रिय घोड़ा कौन सा था, हाथी कौन सा था, उन सब की बात की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट
महाराणा प्रताप से संबंधित क्या क्या जानकारी और हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, उसमें हम बात करते हैं राज्याभिषेक। राज्याभिषेक ये बड़ा विवादित मुद्दा है, इसलिए इसको थोड़ा बढ़िया अलग से लिया मैंने ताकि हम इसको डिटेल से समझ सकें। राज्याभिषेक को लेकर बात आती है 28 फरवरी 1572 को महाराणा प्रताप के पिताश्री महाराणा उदय सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। उसके एक दिन बाद में मार्च 1572 को क्या होता है, इनका राज्याभिषेक होता है। और राज्याभिषेक कहां पर होता है, राज्याभिषेक गोगुंदा के अंदर होता है। और गोगुंदा कहां है, गोगुंदा उदयपुर में है। तो भाई साथियों, जब भी कभी किसी शासक की मृत्यु होती थी, उनका ज्येष्ठ पुत्र जिनको राजा बनना होता था वो जनरली उन शासक के अंत्येष्टि में नहीं जाते थे, मतलब अपने पिता की को अग्नि देने के लिए उनके ज्येष्ठ पुत्र ना जाकर के अन्य पुत्र जाते थे। क्योंकि सिंहासन कभी खाली नहीं रहता था, तो ज्येष्ठ पुत्र जो है इधर तो उनकी अंत्येष्टि रवाना हो रही है और उधर से उनके राज्याभिषेक की तैयारी होती है। लेकिन यहां पर दुर्भाग्यपूर्ण घटना क्या हो जाती है, जब महाराणा उदय सिंह जी की मृत्यु होती है अंत समय में वो क्या करते हैं, महाराणा प्रताप के बजाय जगमाल को क्या बना देते हैं, उत्तराधिकारी। इन घटनाओं को हम राजमहलों की क्रांति कहते हैं। अभी हम वहां पर बात करेंगे कि ये विवाद क्या था जिस वजह से महाराणा प्रताप को एक दिन बाद शासक बनना पड़ा। तो महाराणा उदय सिंह जी की मृत्यु हुई, उसके बाद एक दिन बाद ही कहते हैं कि महाराणा उदय सिंह जी की अंत्येष्टि होती है। और उसी समय घोगुंदा में सब मेवाड़ी सरदार इकट्ठा होते हैं और वहीं पर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक होता है। अब वहां पर एक प्रश्न उठ जाता है। प्रश्न क्या उठ जाता है कि जब महाराणा उदय सिंह जी के ज्येष्ठ पुत्र जो है महाराणा प्रताप वहां पर उपस्थित हैं गोगुंदा में, चूंकि मेवाड़ी सरदार और बाहर से जो सरदार आए हुए हैं उनको इस घटना की कोई जानकारी नहीं थी कि भाई उदय सिंह जी ने महाराणा प्रताप जो कि ज्येष्ठ पुत्र हैं, योग्य पुत्र हैं, उनके स्थान पर जगमाल जो कि एक अयोग्य पुत्र है, अयोग्य शासक है। कहने का मतलब महाराणा प्रताप के अकॉर्डिंग यदि उनकी तुलना करें तो महाराणा प्रताप के सापेक्ष उनकी कोई वैल्यू नहीं थी, फिर भी उनको शासक कैसे बना दिया गया। तो वहां पर दो व्यक्ति उपस्थित थे, एक थे रामशाह तंवर जो कि ग्वालियर के थे, दूसरे थे अखेराज सोनगरा जो कि महाराणा प्रताप के नाना जी थे, उदय सिंह जी के ससुर जी थे। उन्होंने एक प्रश्न खड़ा किया कि मेवाड़ियों या मेवाड़ी सरदारों, तुम्हारा आने वाला जो समय है वो शासक कौन डिसाइड करेगा। मतलब यह है कि भाई कौन राजा जो है वो मेवाड़ का महाराणा बनेगा, आपके मेवाड़ महाराणा कौन होंगे। तभी सभी मेवाड़ी सरदारों ने एक सुर में कहा कि हमारे तो जो आने वाले महाराणा जी हैं वो महाराणा प्रताप जी हैं जो हमारे साथ में खड़े हैं। ये बात देखकर वहां पर चुंडावतों के जो सरदार थे कृष्णदास जी चुंडावत, चूंकि हम इतिहास में जानते हैं कि कुंवर चूड़ा के जो वंशज थे वो चुंडावत कहलाए, जिनका स्पेशली ठिकाना सुलुम्बर जाना जाता है। वहां के कृष्णदास जी चुंडावत जो कि उस घटना के समय मौजूद थे, उन्होंने आगे बढ़कर के तलवार जो थी, जो शासक की तलवार होती थी, वो महाराणा प्रताप की कमर पर बांध दी। चूंकि महाराणा प्रताप जो भी मेवाड़ के महाराणा बनते थे उनके तलवार बांधने का जो अधिकार था वो किनको था, वो चुंडावतों को था। और इसके अलावा यदि सक्टावतों की बात करें, सक्टावत और चुंडावतों के बीच में हमेशा से मेवाड़ी सेना के अग्रभाग को लेकर के वर्चस्व की बात हुई है। शक्ति सिंह जी जो कि महाराणा प्रताप के भाई हैं, उनकी बात अभी हम करने वाले हैं। शक्ति सिंह जी के वंशज सक्टावत कहलाए, जबकि कुंवर चूड़ा के वंशज थे वो चुंडावत कहलाए। तो चुंडावत जो है, कुंवर चूड़ा ने साम्राज्य त्याग किया था अपने छोटे भाई मोकल के लिए, इस वजह से उस समय उनको यह अधिकार दिया गया कि आने वाले सभी महाराणा जो है उनका राज तिलक आपकी मर्जी से होगा, तलवार बांधने का अधिकार आपको होगा, सेना में आगे वाले भाग का हिस्सा हमेशा आपका रहेगा। उसके बाद यदि हम बात करें महाराणा अमर सिंह जी के समय, सक्टावत और चुंडावतों के बीच में एक मैटर हो जाता है, किसका हरावल दस्ते में कौन नेतृत्व करेगा। इस मुद्दे को लेकर के एक युद्ध होता है जिसे हरावल का युद्ध कहा जाता है, जिसका संबंध उदयपुर जिले से है। और हम बात कर चुके हैं उदयपुर जिले में उस पूरी घटना के बारे में। तो यहां पर हम बात करेंगे कि 1 मार्च 1572 को महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हो गया, गोगुंदा में राज्याभिषेक हो गया। लेकिन ये एक खूनी संघर्ष में राज्याभिषेक हुआ, मतलब मजा नहीं आया राज्याभिषेक का, कोई ढंग से राज्याभिषेक नहीं हुआ था। अब यहां पर राज्याभिषेक की हम बात करें तो दोबारा जब इनका राज्याभिषेक होगा, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि समारोह आयोजित हुआ, कुछ कहते हैं कि ये दोबारा राज्याभिषेक हुआ। तो हम दोनों बात कर लेते हैं, दोबारा या विधिवत राज्याभिषेक या फिर आप कह सकते हैं इसे राज्याभिषेक समारोह, राज्याभिषेक समारोह।
ये उसी प्रकार है जब शादी होती है और उसके बाद में जो एक रिसेप्शन या जलसा रखा जाता है, वो किस लिए रखा जाता है, उसमें हमारे साथ जो खुशी की घटना हुई है उसमें मेहमानों को शामिल किया जाता है, उनके साथ दावत करके उनको खुशियां बांटी जाती है। वही बात जब मेवाड़ के महाराणा प्रताप जो है शासक बन जाते हैं, तब मेवाड़ी सरदार जो है वो तो वहां पर क्या है, उपस्थित है, महाराणा प्रताप को शासक बना देते हैं। तब कहते हैं विधिवत राज्याभिषेक जो है वो दोबारा होता है, और वो कहां पर होता है, ये समारोह है, ये कुंभलगढ़ दुर्ग में आयोजित होता है। कुंभलगढ़ दुर्ग में ये आयोजित होता है। और इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन इसमें शामिल हुए थे। राव चंद्रसेन इसमें शामिल हुए। तो भाई महाराणा प्रताप के बड़े अच्छे मित्र थे, कौन, राव चंद्रसेन। महाराणा प्रताप ने इन्हीं से प्रेरणा पाई थी कि भाई हम भी है मुगलों के खिलाफ क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे। इसी वजह से इनको कई उपनामों से जाना जाता है। राव चंद्रसेन के बारे में बात करें, इन्हें मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, मारवाड़ का राणा प्रताप कहते हैं। इन्हें भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है, जिंदगी भर भटकते ही रहे तो भूला बिसरा राजा। महाराणा प्रताप से पहले इन्होंने अकबर के खिलाफ लोहा लेने की ठानी, इस वजह से हमें इन्हें राणा प्रताप का अग्रगामी कह सकते हैं, राणा प्रताप का अग्रगामी। वैसे महाराणा प्रताप को प्रेरणा अपने पिता से मिली थी, जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा उदय सिंह जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अफगानों की अधीनता स्वीकार की, मतलब शेर शाह सूरी की अधीनता स्वीकार की, लेकिन मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की मेरे साथियों। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं राव चंद्रसेन जी की, जो कि मारवाड़ के शासक हैं। खूनी संघर्ष में जब इनका राज्याभिषेक हो गया महाराणा प्रताप का, फिर ये पता चला राव चंद्रसेन जी को कि यार हमें तो बुलाया नहीं, घर में इतना बड़ा कार्यक्रम हो गया। महाराणा प्रताप ने कहा बिल्कुल आपको भी बुलाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्वागत है आपका कुंभलगढ़ में, आइए बिल्कुल समारोह आयोजित कर रहे हैं, उसमें आपको बुलाते हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाए महाराणा प्रताप का विधिवत या दोबारा राज्याभिषेक कहां पर हुआ, तो वो भी आंसर हो जाएगा आपके कुंभलगढ़ आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि दोबारा ना पूछ करके सीधा पूछा जाए महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहां पर हुआ था, तो ये राज्याभिषेक हुआ था साथियों घोगुंदा के अंदर। और कब हुआ था, 1 मार्च 1572 को हुआ था। ये घटना क्या है, राजमहलों की क्रांति वाला मैटर। अभी हम इसकी बात कर लेते हैं, इस मुद्दे को छेड़ देते हैं पूरे को। ये घटना क्या थी, राजमहलों की क्रांति। राजमहलों की क्रांति, राजमहलों की क्रांति किसे कहा जाता है, तो राजमहलों की क्रांति कहा जाता है महाराणा प्रताप के राजा बनने की जो घटना है, मेवाड़ महाराणा बनने की जो घटना है, वो कहलाती है राजमहलों की क्रांति। तो यहां पर हम बात करते हैं महाराणा प्रताप के शासक बनने की घटना। अब ये घटना कैसे होती है वो मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं। महाराणा उदय सिंह जी की हम बात करते हैं, महाराणा उदय सिंह जी की हम बात कर रहे हैं। महाराणा उदय सिंह जी के बहुत सारी रानियां थी, जिसमें 3 रानियों के नाम जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, उनकी बात हम करते हैं। सबसे पहले हम जिस रानी की बात करेंगे उनका नाम है जयवंता बाई, जो कि पाली के अखीरा सोनगरा की पुत्री है। दूसरे की हम बात करेंगे संजना बाई, या जिसे सजना बाई के नाम से जाना जाता है। और तीसरी है धीरबाई भटियाणी। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं साथियों जयवंता बाई से जो पुत्र उत्पन्न हुए थे, जिनका नाम था कुंवर प्रताप, और संजना बाई के जो पुत्र थे उनका नाम था शक्ति सिंह इनके पुत्र का नाम था। धीरबाई भटियाणी के पुत्र का नाम था जगमाल। अब यहां पर घटना क्या हो जाती है, इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि धीरबाई भटियाणी जो है पाटी शासकों की पुत्री है। इनका सबसे ज्यादा प्रभाव था महाराणा उदय सिंह जी के ऊपर, और इन्होंने अंत समय में क्या कर लिया, जिद कर ली कि भाई शासक किसको बनाना है, मेरे बेटे को बनाना है। जबकि जो मुख्य रानी कौन है, जयवंता बाई मुख्य रानी है।
सबसे ज्येष्ठ रानी है, पटरानी कह सकते हैं हम इन्हें, जिनके पुत्र का नाम था कुंवर प्रताप, जो आयु में सबसे बड़े थे सभी भाइयों में। संजना बाई, जिनके पुत्र का नाम था शक्ति सिंह, अभी हम इनकी भी बात करेंगे। और धीर सिंह बाई भटियाणी की यदि हम बात करें, धीर बाई भटियाणी जो है इनका पुत्र था जगमाल। अब क्या हुआ यहाँ पर कि भाई इधर महाराणा उदय सिंह जी की मृत्यु हो गई। महाराणा उदय सिंह जी को मेवाड़ी सरदार कहां ले गए? गोगुंदा में ले गए, जहां इनकी अंत्येष्टि होनी थी। साथ में कौन चले जाते हैं? महाराणा प्रताप। ये बात समझ में नहीं आई मेवाड़ी सरदारों को कि मामला क्या है, लेकिन चूंकि उदय सिंह जी ने अंत समय में महाराणा प्रताप के सामने वचन दे दिया था धीर बाई भटियाणी को कि भाई राजा कौन बनेगा? जगमाल बनेगा। अब महाराणा प्रताप के भी क्या है, प्रतिष्ठा का सवाल है, खुद को भी राजा बनना है और पिता की बात रखते हुए जगमाल को भी क्या करना है, शासक बनाना है। तो जगमाल को शासक महाराणा प्रताप ने बनने दिया। इधर जगमाल का राज्याभिषेक कहां हो गया? कुंभलगढ़ दुर्ग में हो गया। और इधर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहां हो गया? इधर गोगुंदा के अंदर हो गया। तो चूंकि ये तो मेवाड़ी सरदारों की जिद पर हुआ था और ये इनके पिता के कहने पर हुआ था, तो बात दोनों की बनी रह गई। महाराणा प्रताप की भी बात रह गई, जगमाल की भी बात रह गई। चूंकि मेवाड़ी सरदारों ने कहा हम जगमाल को शासक नहीं बनने देंगे, कुंवर प्रताप ने कहा कि एक बार तो उनको शासक बनाएंगे। तो यहां पर जगमाल का राज्याभिषेक हो जाता है कुंभलगढ़ में और इधर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हो जाता है गोगुंदा में। जब ये सारी घटना जो है किसको पता चलती है? जगमाल को या धीर बाई भटियाणी को ये जब घटना पता चलती है तो यहां से जगमाल भाग जाता है। और कहां भाग जाता है? अकबर के पास में। अकबर के पास गया कौन? जगमाल। अकबर ने इनको जागीर दी जहाजपुर की, जहाजपुर व आंधी की इनको जागीर दी। एक जगह का नाम पड़ता है आंधी। और यदि हम बात करें जगमाल की, तो जगमाल की मृत्यु कैसे होती है? जगमाल की मृत्यु की हम यहां पर बात करते हैं साथियों। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं जगमाल के बारे में। जगमाल जो है यहां पर अकबर के पास चले जाते हैं। अकबर इनको जहाजपुर व आंधी की क्या दे देते हैं? जागीर दे देते हैं कि भाई आप यहां पर रहो, मस्त रहो, महाराणा प्रताप से जैसे ही मैं निपट लूंगा ये मेवाड़ साम्राज्य आपको दे दूंगा। जगमाल की मृत्यु कैसे होती है? मृत्यु, तो मृत्यु को लेकर प्रश्न आ सकता है। दातानी का युद्ध हुआ था, जो सिरोही के इतिहास का सबसे प्रमुख युद्ध माना जाता है। कब हुआ था ये? 1583 में हुआ था। और कब वहां के शासक कौन थे? शासक थे उस समय सुल्तान देवड़ा। सुल्तान देवड़ा। दातानी कहां पर पड़ता है ये? तो दातानी पड़ता है सिरोही के अंदर, सिरोही। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं जगमाल से संबंधित। भाई जैसे ही घटना का पता जगमाल को पता चला कि कुंवर प्रताप जो है वो मेवाड़ी सरदारों के कहने पर महाराणा बन गए हैं, अब मेरा यहां पर रुकना उचित नहीं है। उधर से जगमाल भाग जाते हैं किनके पास? इनको पता था शरण एक ही आदमी दे सकता है, वो कौन है? वो है अकबर। तो ये अकबर के पास में चले जाते हैं। अकबर इनको जहाजपुर और आंधी की जागीर जो है वो प्रदान कर देते हैं। बिल्कुल शक्ति सिंह दोनों ही थे। एग्जाम में ऐसा प्रश्न नहीं आता है, फिर भी अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग जानकारी दे रखी है। बहुत सारे कहते हैं शक्ति सिंह जी जो है वो महाराणा प्रताप के सगे भाई हैं, इधर कोई कहता है शक्ति सिंह जी धीर बाई भटियाणी के पुत्र हैं। जबकि प्रमाणिक स्रोत की बात करें तो संजना बाई जो है वो शक्ति सिंह जी की मां थी, महाराणा उदय सिंह जी की रानी थी। बिल्कुल दातानी के युद्ध में 1583 में जो दातानी का अभियान था, जिसमें हम बात करें बीकानेर के राय सिंह जी उपस्थित थे और यहाँ पर युद्ध में मारे जाते हैं। और इसी के साथ में ये अध्याय जो है इनका समाप्त हो जाता है। अब हमें जो बात करनी है वो हमें यहाँ पर बात करनी है। यहाँ पर इस घटना से आपका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुद्दे की बात आपको समझाने के लिए मैंने सारा इतना बताया। कभी एग्जाम में नहीं पूछा गया और पूछेंगे भी नहीं शक्ति सिंह की मां का क्या नाम था। बस आपको ये दोनों किरदार याद रखने हैं। इधर आपको धीर बाई भटियाणी को याद रखना है, इधर आपको जयवंता बाई। स्पेशली मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। महाराणा प्रताप की मां का क्या नाम था? क्योंकि राजा महाराजाओं के बहुत सारी रानियां थी। महाराणा प्रताप की रानियों की बात करें, अजब देव पंवार के अलावा अन्य 10 रानियां भी थी, जिनका इतिहास में कोई उल्लेख बहुत कम मिलता है। ऐसा कहा जाता है इतनी रानियां थी, लेकिन जैसे वीर विनोद की बात करें, बहुत ही मोटी पुस्तक है, वो एग्जाम की दृष्टि से कंपटीशन के लिए सही नहीं है। बाकी ज्ञान के लिए बहुत बढ़िया है, उसको पढ़ो तो उसमें सारा विस्तृत जानकारी आपको मिलती है। तो बिल्कुल यहाँ से दी गई जानकारी सारी राइट है, बिल्कुल। हाँ जी, जमुना लाल जी कह रहा है कि बिल्कुल अच्छी बात है सर, बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो यहाँ पर ये सारी घटना की हमने बात की। राज्याभिषेक गोगुंदा में हो गया 1 मार्च
1572 को अब यहां पर तलवार किसने बांधी, इसको लेकर के क्या है एग्जाम में प्रश्न बन जाता है। तो इसकी हम बात कर लेते हैं कि तलवार किसने बांधी। तलवार, तो यहां पर हम बात करते हैं कृष्णदास चुंडावत या चूड़ावत भी कह सकते हैं। कृष्णदास चुंडावत ने प्रताप को तलवार बांधी, प्रताप को तलवार बांधी। अब ये राणा जी हो चुके हैं मेवाड़ के, तलवार बांध दी गई है इनको कृष्णदास जी चूड़ावत के द्वारा और अब ये मेवाड़ के राणा जी हो चुके हैं। तो यहां तक जो बात है वो किससे संबंधित ली, हमने महाराणा प्रताप से संबंधित ली। अब हम थोड़ा सा पीछे जाने का प्रयास करते हैं कि भाई महाराणा प्रताप जो है इनसे पूर्व शासक कौन है। महाराणा उदय सिंह जी 1556 के अंदर अकबर जो है वो मुगल दरबार में एक प्रकार से सम्राट के तौर पर, मुगल बादशाह के तौर पर क्या है राज्याभिषेक हो जाता है। उनकी प्रतिज्ञा हो जाती है कि भाई हम शासक बन गए हैं। अब जैसे ही शासक बनते हैं तो उनकी पहली नजर कहां पड़ती है, मेवाड़ पर नजर पड़ती है। हमने चित्तौड़ के तीसरे साके की बात की, महाराणा उदय सिंह जी के समय यह घटना हुई थी। उस घटना के साक्षी स्वयं महाराणा प्रताप, उदय सिंह जी, वहां पर जयमल फत्ता, कलाजी राठौड़, बहुत सारे लोग थे। उसमें महाराणा प्रताप की उम्र की बात करें, उस समय महाराणा प्रताप की उम्र लगभग 28 वर्ष थी। उस समय मैंने आपको बताया था जब अकबर की सेना ने चित्तौड़ दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया, स्वयं अकबर भी उस युद्ध में थे, तब महाराणा प्रताप ने मना किया था मैं चित्तौड़ दुर्ग को छोड़ के नहीं जाऊंगा, क्योंकि आज यदि चित्तौड़ दुर्ग को छोड़ के गए मुगल बार बार परेशान करेंगे, आज ही मामले का निपटारा कर देते हैं, फाइनल मैच आज ही कर लेते हैं, जो जीता वही सिकंदर, या तो आज हम रहेंगे या फिर मुगल अकबर रहेगा। तो लेकिन उस समय ऐसा कहा जाता है कि उस समय अकबर का भी सौभाग्य था कि महाराणा प्रताप वहां पर नहीं थे, उस समय महाराणा प्रताप का भी सौभाग्य था कि महाराणा प्रताप वहां नहीं थे, बाकी युद्ध का घटनाक्रम कुछ और ही हो जाता। चूंकि उदय सिंह जी वहां होते, महाराणा प्रताप वो व्यक्ति जो 80 किलो का भाला है वो हाथ में रखते हैं, 40-40 किलो की 2 तलवारें साथ में रखते हैं, 60 किलो का ढाल साथ में रखते हैं, 80 किलो का कवच साथ में रखते हैं। और महाराणा प्रताप के वजन की बात करें, कल्पना नहीं की जा सकती, जिनकी 7.5 फीट की हाइट हो, यह जबरदस्त शरीर। जो हमने बप्पा रावल की जब बात की थी कि एक ही तलवार से एक ही झटके में 2 भैंसों की बलि दे देते थे, 4 बकरों का एक साथ नाश्ता करते थे, उनसे कम तो महाराणा प्रताप भी नहीं थे। महाराणा प्रताप बड़े बलशाली व्यक्ति, अकबर उनके सामने कुछ नहीं था। अकबर का खुद का वजन भी कितना था, लगभग 80 किलो के आसपास था। और अकबर को ऐसा कहा भी गया था किसी व्यक्ति के द्वारा कि जिस दिन आप महाराणा प्रताप के सामने चले गए, महाराणा प्रताप से जिस दिन आपका आमना सामना हो गया, वो आपके जीवन का अंतिम दिन होगा। तो वहां पर महाराणा प्रताप ने तो खैर मनाई कि, लेकिन अकबर ने सबसे ज्यादा खैर मनाई कि आज अच्छा हुआ कि मैं महाराणा प्रताप के सामने नहीं गया, बाकी आज मेरे एक प्रकार से वो शेरशाह सूरी वाली बात हो जाती, मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। वहां पर मान लो चित्तौड़ के तीसरे साके में अकबर वहीं पर मारा जाता, तो फिर आगे मुगल बादशाह बनने की जो घटना है वो कुछ और ही हो जाती मेरे साथियों। क्योंकि इतिहास है, ये इतिहास के अंदर दोनों पलड़े देखे जाते हैं कि ये घटना हो गई तो क्या हुआ, नहीं होती तो क्या होता। आगे जब हम हल्दी घाटी के युद्ध की बात करेंगे, उस समय भी अकबर स्वयं जो है वो अजमेर से आगे नहीं आता है। उनको पता था कि हल्दी घाटी युद्ध मेरे बस का नहीं है, क्योंकि वहां पर यदि मैं युद्ध में जाऊंगा, महाराणा प्रताप के हत्थे में चढ़ गया तो मुझे यूं उठा के, जब भाले को यूं तिनके की तरह चला लेते महाराणा प्रताप, तो ये जैसे भाला है ऐसे ही मुझे उठा के फेंकेंगे। कहां पर? वहां पर कुंभलगढ़ की पहाड़ियों में मेरे सैनिक मुझे ढूंढते रह जाएंगे। युद्ध करना तो बहुत ही दूर की बात है। जी बिल्कुल, है ना, मारो मेवाड़ी सरदार जहां पे धोधारी तलवार, है ना, इस प्रकार की बातें जब महाराणा प्रताप के बारे में हम सुनते हैं तब वास्तव में अपने को लगता है कि वास्तव में उस समय दृश्य क्या रहा होगा, हम कल्पना उसकी नहीं कर सकते हैं। कहता है ना, राणा थारी डकार सुनने अकबर दूजो जाए। महाराणा प्रताप जब डकार लेते थे तब अकबर ऐसे दूज जाता था कि ये किधर बिजली गिर गई, है ना, जैसे आकाशीय बिजली गिरती है ना और चारों तरफ जैसे धमाका होता है, उस माहौल में अकबर उस समय आ जाता था। बिल्कुल, सुल्तान देवड़ा लड़ता हुआ मारा गया था। दत्तानी के युद्ध की हमने बात कर ली है, क्लोज मैटर। आप सभी सिरोही जिला दर्शन को पढ़िए, वहां पर मैंने आपको देवड़ा राजवंश पूरा डिटेल से बता रखा है। यहां पर दत्तानी युद्ध से सिर्फ इतना मतलब है, जगमाल की यहां पर मृत्यु हो गई, जो कि महाराणा प्रताप के एक तरीके से क्या कह सकते हैं, उस समय राजा बनने के समय विरोधी हो रखे थे। तो वहां पर हमने बात की, महाराणा प्रताप जब शासक बनते हैं, यहां पर हम बात कर रहे हैं राज्याभिषेक महाराणा प्रताप का हो रहा है। और इस समय जब जगमाल को क्या बनाया जा रहा है, उत्तराधिकारी, तब 2 व्यक्ति जो है
अखेराज सोनकर और रामसाद तंवर क्या करते हैं, विरोध करते हैं। ये बात गलत है। महाराणा प्रताप ज्येष्ठ है, योग्य है शासक, उनको बनना चाहिए। जगमाल को राजा बनने का कोई अधिकार नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी लंबी चौड़ी बातें हैं इतिहास की मेरे साथियों। क्योंकि ये 1 घंटे की जो क्लास है आज तो वैसे बहुत लंबी चलेगी, क्योंकि ये 1 घंटा बहुत कम पड़ जाता है महाराणा प्रताप के बारे में, क्योंकि उनका जो जीवन काल है वो हमारे लिए आदर्श है, स्वर्णिम इतिहास है मेवाड़ के पन्नों में। तो उनकी बात आज हम पूरी डिटेल से करने वाले हैं। जी बिल्कुल, तुर्कान चहलगामी की बात भी कर लेंगे, मुंतख्वाब उल तवारीख की भी बात करेंगे। अभी तो हल्दी घाटी युद्ध की हमने रूपरेखा तैयार की है, बात करेंगे। तो बात करें तो हम चित्तौड़ के तीसरे साके की। उस समय स्वयं महाराणा प्रताप उदय सिंह जी चित्तौड़ दुर्ग में थे, मेवाड़ी सरदारों के समझाने पर कि आप अभी यहां पर मत रहिए, क्योंकि अभी हमें यहां पर पता नहीं चल रहा कि घटना क्या हो सकती है। महाराणा प्रताप बड़े अड़ेले व्यक्ति थे, बड़े वीर बहादुर व्यक्ति थे। उन्होंने कहा मरेंगे मारेंगे, लेकिन आज इस युद्ध का निर्णायक मामला यही कर देंगे। और मुगलों को भी पता था कि राजपूत जो है वो कभी युद्ध हारने जीतने के लिए नहीं लड़ते हैं, युद्ध हारने जीतने के लिए हम लड़ते हैं। राजपूत वीर हमेशा मरने मारने को उतरते हैं। इससे पहले खानवा का युद्ध जो था उसमें बाबर की सेना की जो हमने बात की है वो सभी दृश्य जो है इनके सामने हैं। उनमें मुगल सेना ने कहा था कि राजपूत वीर जब युद्ध करते हैं ना, पता नहीं चलता कि व्यक्ति गाजर मूली की तरह कट के किधर चला जाता है। तो फिर यही घटना जो है यहां पर हो जाती है। लेकिन इस युद्ध में सेनापति जो है वो मानसिंह को बनाया जाता है, मामला दृश्य पूरा बदल जाता है। तो अभी तक हमने महाराणा प्रताप के सामान्य जीवन परिचय की बात कर ली। महाराणा उदय सिंह जी की मृत्यु के बाद में अकबर ने सोचा कि महाराणा उदय सिंह जी जो है उन्होंने मेरी अधीनता स्वीकार नहीं की है, हो सकता है कि महाराणा प्रताप मेरी अधीनता स्वीकार कर ले। क्योंकि अकबर को पता था चित्तौड़ का तीसरा साका जिसमें अकबर ने कत्ले आम का आदेश दिया था, अकबर को पता था कि यदि युद्ध होगा और मैं महाराणा प्रताप के सामने जाऊंगा, महाराणा प्रताप बदला लेने के लिए, चित्तौड़ के तीसरे साके का बदला लेने के लिए भरपूर मुझ पर प्रहार करेंगे, मेरी सेना का वहां पर पता नहीं चलेगा। तो उन्होंने सोचा कि पहले इस मामले को क्या है प्रेम पूर्वक निपटाया जाए। क्योंकि अकबर की नीति थी सुलह कुल की नीति कि यदि कोई व्यक्ति मेरे पास आता है, मेरी अधीनता स्वीकार करता है, तब तो कोई बात नहीं, नहीं तो मैं उसका कुल समेत विनाश कर दूंगा। और जब नागौर दरबार की बात की जाती है, मेवाड़ से वहां पर कोई उपस्थित नहीं होता है, महाराणा उदय सिंह जी उस समय शासक होते हैं। लेकिन महाराणा उदय सिंह जी, महाराणा प्रताप कोई उनके दरबार में नहीं जाता है कि देख लेंगे सुलह कुल की नीति क्या है, एक बार हमारे सामने आओ फिर हम बताते हैं कि नीति क्या होती है। और यही बात अकबर को पता थी, तो उन्होंने मौके का फायदा उठाया। भाई हम स्वयं अकबर ने कहा हम स्वयं महाराणा प्रताप से मिलने नहीं जाएंगे। शिष्ट मंडल उन्होंने भेजे कि भाई युद्ध में हमारे लोग भी मारे जाएंगे, उनके लोग भी मारे जाएंगे। अब हम बात करते हैं महाराणा प्रताप के पास भेजे गए शिष्ट मंडलों के बारे में। 4 व्यक्तियों को भेजा गया। ट्रिक की यदि हम बात करें, जमा बट्टो, 4 व्यक्तियों को भेजा गया, जमा बट्टो इसकी ट्रिक है। अब हम बात करते हैं 4 व्यक्तियों में कौन कौन थे, कब कब गए। पहला व्यक्ति, दूसरा, तीसरा और चौथा। सबसे पहले जलाल खां कोरची को भेजा गया। जलाल खां कोरची बड़ा ही वाक चतुर व्यक्ति था, बड़ा मीठा बोलता था। महाराणा प्रताप को इंप्रेस करने के लिए इनको भेजा गया कि शायद इनकी मीठी मीठी बातें सुन के महाराणा प्रताप इनकी बातों में आ जाए और ये युद्ध हो ही नहीं। कब गए थे ये, इसकी बात हम करते हैं। पहले हम सभी के नाम लिख लेते हैं। जलाल खां की बात हमने कर ली। इसके बाद राजा मानसिंह है, राजा मानसिंह है। इसके बाद भगवंत दास, इन्हीं को भगवान दास भी कहते हैं। भगवान दास एक ही व्यक्ति का नाम है ना, 2 व्यक्ति नहीं है, एक ही व्यक्ति का नाम है। इसके अलावा यदि हम बात करें टोडरमल, ये सबसे लास्ट में गए थे लेकिन मामला नहीं जमा इनके। तो यहां पर हम बात करते हैं। सबसे पहले जलाल खां कोरची को कब भेजा गया, नवंबर में भेजा गया, नवंबर 1572। इधर महाराणा प्रताप मार्च में शासक बनते हैं और 6 महीने के बाद किसको भेज दिया जाता है, जलाल खां कोरची को। राजा मान सिंह की यहां पर हम बात करते हैं, इनको कब भेजा गया, जून 1573 को इनको भेजा गया। इसके अलावा यदि बात करें भगवंत दास को सितंबर में भेजा गया, सितंबर 1573 में इनको भेजा गया। टोडरमल को कब भेजा गया, दिसंबर 1573 को इनको भेजा गया। अब यहां पर एग्जाम में इनसे संबंधित कई बार पूछा जाता है, क्रम पूछ लिया जाता है। बिल्कुल सभी साथियों, एक बार कहना नहीं पड़े, कर रहे हैं महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर द्वारा जो शिष्ट मंडल भेजे गए, इनको आप अभियान कह सकते हैं, शिष्ट मंडल कह सकते हैं। क्योंकि जब
उदय सिंह जी ने अधीनता स्वीकार नहीं की। चित्तौड़ का तीसरा साका उदय सिंह जी और महाराणा प्रताप के सामने है। फिर भी अकबर ने सोचा कि नागौर दरबार में उपस्थित नहीं हुए हैं, हो सकता है एक बार मैं उनसे पूछ लूं, हो सकता है वो अधीनता स्वीकार कर ले तो ये युद्ध टल जाए। क्योंकि उनको पता था जब युद्ध होगा दोनों तरफ के लोग मरेंगे, जन हानि से बचा जा सकता है। अकबर ने यह बात सोचकर, दूसरा यह भी था अकबर को पता था कि अगर मैं सामने चला गया महाराणा प्रताप के तो हो सकता है महाराणा प्रताप को चित्तौड़ का तीसरा साका याद आ जाए जिसमें मैंने फतेहनामा कत्ले आम का आदेश जारी किया था और महाराणा प्रताप मेरा निपटारा वहां कर दे। हो सकता है ये मुगल जो मेरा साम्राज्य है ये यहीं कहीं धरा का धरा रह जाए। इसलिए अकबर स्वयं नहीं जाता है। उनको किन किन को भेजता है? जलाल खां कोरची को, राजा मानसिंह को, भगवान दास को या टोडरमल को। जलाल खां कोरची को नवंबर 1572 में भेजा। आपको ये याद रखना है, एक आदमी को भेजा कब? 72 में, और 2, 3 और 4, इनको सबको कब भेजा? इनको सबको भेजा था 73 में। तो 3 व्यक्ति को भेजा 73 में, एक व्यक्ति को भेजा 72 में। यहां पर ये आपको याद रखना है, 3 व्यक्ति को भेजा 73 में, एक व्यक्ति को भेजा 72 में। और बाकी डेट अगर आप याद करना चाहें, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, इसको आप आराम से जब आप लिख लिख के याद करोगे अपने आप याद हो जाएगी, कोई ट्रिक की आपको जरूरत नहीं। ये जरूर आपको ध्यान रखना है कि हो सकता है इनका जब क्रम पूछ लिया जाए कि राजा मानसिंह को अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप के पास कौन से शिष्टमंडल में भेजा, कब भेजा, तो ये बात ही आपको याद रखनी है। क्योंकि ये जो घटना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है। जब जलाल खां कोरची को भेजा गया अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप के पास, बड़ा ही वाक चातुर्य व्यक्ति, बड़े बड़े प्रलोभन दिए महाराणा प्रताप को, लेकिन महाराणा प्रताप ने इनकार कर दिया कि आपके प्रलोभन से हमारे ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है। तब इन्होंने राजा मानसिंह जो कि गुजरात अभियान से लौट रहे थे, इनको आदेश दिया अकबर ने कि भाई आप जो है एक बार महाराणा प्रताप से रामासामा करके आ जाओ। इधर जलाल खां कोरची को मैंने भेजा, इनसे मामला नहीं बन रहा है, आप जाइए। ये डूंगरपुर के रास्ते से होते हुए कहां आ जाते हैं? यहाँ पर आ जाते हैं मेवाड़ में। वहां पर डूंगरपुर में आस्करण जो वहां के शासक हैं उनको पराजित कर लेते हैं, डूंगरपुर पर अधिकार कर लेते हैं। ये सब बात किनको पता चल जाती है? महाराणा प्रताप को पता चल जाती है। और मान सिंह जी आकर के अकबर का बखान करने लगते हैं महाराणा प्रताप के साथ में कि भाई महाराणा प्रताप आप समझ जाइए, हम आपको सीधी भाषा में समझा रहे हैं, अकबर बड़े महान व्यक्ति हैं, बड़े दयालु हैं, उनकी आप उदारता देखिए, उनकी आप महानता देखिए। हम पराये लोगों को उन्होंने अपना रखा है और जहां पना की तो क्या बातें हैं। ऐसी बड़ी बड़ी बातें कौन करता है? राजा मान सिंह जी करते हैं। लेकिन उस समय अकबर जो है, एक प्रकार से कह सकते हैं महाराणा प्रताप जो है स्वयं इनसे मिलने के लिए नहीं जाते हैं। उदय सागर झील पर इनका जो मिलन है वो अमर सिंह जी के साथ होता है। मान सिंह जी जो है ये अपने आप के साथ में, स्वयं के साथ में अपमान महसूस करते हैं, क्योंकि हम जो है कौन है? आमेर के राजा है, आमेर के राजा की हैसियत से यहाँ पर आए हैं। लेकिन उस समय ये आमेर के राजा नहीं थे। इस वजह से महाराणा प्रताप ने इनको कहा कि अभी जो है आप अकबर के दूत की हैसियत से यहाँ पर आए हैं, अभी आप यदि आमेर के राजा की हैसियत से आते मैं स्वयं आपका स्वागत करने के लिए आता। आप एक दूत की हैसियत से आए हैं, लेकिन मैं आपसे मिलना उचित नहीं समझता। लेकिन जब अमर सिंह जी के साथ इनके भोज का आयोजन हुआ, इनको अपमान महसूस हुआ, इन्होंने खाना नहीं खाया और इन्होंने कहा कि क्या बात हुई, महाराणा प्रताप मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहते हैं? मैं स्वयं शहंशाह बादशाह मुगल बादशाह का यहाँ पर दूत बनकर के आया हूँ, महाराणा प्रताप मुझसे क्यों नहीं मिलना चाहते? तब अमर सिंह जी ने कहा कि महाराणा प्रताप को थोड़ा स्वास्थ्य दिक्कत हो रही है, दिल्ली से जो संधि की मिठाई भेजी थी महाराणा प्रताप ने थोड़ी सी चख ली। आप पता नहीं इतना दिल्ली का माल कैसे खा जाते हो और हजम कर जाते हो, हमें तो हजम नहीं हुआ। थोड़ी सी क्या चख ली महाराणा प्रताप ने, महाराणा प्रताप के पेट में दर्द हो गया। मान सिंह जी बात समझ गए। महाराणा प्रताप को अमर सिंह जी को मान सिंह जी ने कहा कि मुझे सब पता है महाराणा प्रताप को क्या तकलीफ है, उस दर्द की दवाई मैं बहुत जल्द लेकर के आने वाला हूं, चिंता मत करें, आप बिल्कुल तैयार है। तभी अमर सिंह जी ने भी ललकार दिया मान सिंह जी को, आपके फूफा जी को भी लेकर के आ जाना, हमने भी पूरी तैयारी कर रखी है, मैदान तैयार है। अब तो देखना यह है कबड्डी का फाइनल मैच कहां पर होने वाला है और उस मैच में आप अपने फूफा जी को लेकर के आ जाना। स्वयं हमारे पिताश्री महाराणा प्रताप जो है उनके साथ मैच करेंगे। लेकिन अब ये बात मान सिंह को समझ में नहीं आई कि अकबर तो खुद लड़ेंगे नहीं कभी, मुझे आना पड़ेगा दोबारा। और मान सिंह जी चले जाते हैं अकबर के पास में, आग बबूले होकर के कहते हैं जहां पना मेरा अपमान हुआ है मेवाड़ में, यदि भविष्य में कभी महाराणा प्रताप के खिलाफ कोई कार्रवाई करने का अभियान हो मुझे इसका मौका दिया जाए। क्योंकि इससे पहले हम बात करते हैं
1569 के अंदर मान सिंह जी ने रणथंभौर अभियान किया था सुरजनहाड़ा के विरुद्ध। उस समय इनका यह पहला सैन्य अभियान था, इससे पहले इनको कोई युद्ध करने का अनुभव नहीं था। लेकिन यह स्वतंत्र सैन्य अभियान नहीं था। हल्दी घाटी के युद्ध में पहली बार इनको स्वतंत्र अभियान के रूप में क्या मिली, जिम्मेदारी मिली। तो अब हम इसके बाद बात करने वाले हैं हल्दी घाटी के युद्ध की। जब अकबर ने प्रयास कर लिया, 4 व्यक्तियों को भेजा, जलाल खा कोरची को भेजा, फिर मान सिंह को भेजा, सोचा मान सिंह जी से मामला नहीं बना तो भगवंत दास को भेज देते हैं। इनको तो महाराणा प्रताप ने और भला बुरा कहा कि आपको शर्म नहीं आती, ऐसी फोकट की बात यहां पर आप करते हो, इस तरह की उल्टी सीधी बातें करके मुझे समझाने का प्रयास कर रहे हो। चित्तौड़ का तीसरा साका जो कत्लेआम आदेश जारी करवाया वो आपके द्वारा जारी करवाया गया है, वो घटना मेरे सामने है। आप इधर उधर की बातें ना करें। महाराणा प्रताप ने कहा कि मुझे भी अकबर से लोहा लेना है, क्या डरता है आपका अकबर मुझसे लड़ने के लिए? आ जाए मैदान में, एक बार आमने सामने की बात हो जाए खुलेआम। फिर भी ये बात भगवंत दास ने अकबर को जाके कही, अकबर ने सहन की कि हो सकता है महाराणा प्रताप ने कह दी, लेकिन हमारी कमजोरी तो हमें पता है ना। तो उसके बाद में टोडरमल को भेजा कि एक बार आप और जाके समझा के आ जाओ। मामला नहीं बैठा। टोडरमल को तो महाराणा प्रताप ने खुलेआम कह दिया कि अकबर डरता है मुझसे युद्ध करने के लिए, बार बार क्यों भेजता है ये दूत, एक बार आ जाए आमने सामने, हो जाए मुकाबला। मेरे दिलो दिमाग में भी चित्तौड़ का तीसरा साका जो कि 1568 में हो चुका है, बिल्कुल घूम रही है वो सभी बातें। बदला लेना है मुझे मुगलों से, हो जाए एक बार आमने सामने की बात। ये सभी घटना देखने के बाद अकबर को समझ में आ गया महाराणा प्रताप इतनी आसानी से समझने वाले नहीं है। अब सैन्य कार्रवाई की जाए। बहुत सारे शिष्टमंडल, बहुत सारे शांति प्रस्ताव भेज दिए। अब एक अभियान भेजा जाए, वो कौन सा होगा? वो युद्ध अभियान होगा, वो सैन्य अभियान होगा। और अब हम बात करने वाले हैं साथियों हल्दी घाटी के युद्ध की। बहुत ही जबरदस्त ये घटना थी, जिस घटना के अंदर पूरा मेवाड़ साक्षी है, पूरा भारत का इतिहास साक्षी है। क्या ये घटना है, कब होती है, कैसे होती है, पूरी जानकारी हम यहाँ पर लेने वाले हैं। आप सभी साथी कमेंट करें, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? बिल्कुल हाँ जी, तो अभी तक देखे किसी साथी ने कमेंट नहीं किया है। धर्मराज जी एक कमेंट कर रहे हैं कि वाह गुरुजी मजा आ गया। जी बिल्कुल, तो मजा आ गया है साथियों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 21 जून गोपीनाथ जी शर्मा, 18 जून 1576, बिल्कुल सही बात। हल्दी घाटी के युद्ध की हम बात कर लेते हैं। कब हुआ था ये युद्ध? तो युद्ध हुआ था मेरे साथियों 18 जून 1576 को ये युद्ध हुआ था। लेकिन डेट 2 आ जाती है, 21 जून भी डेट आ जाती है, 21 जून 1576। और ये डेट कौन बताते हैं? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ये डेट बताते हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है वो ये डेट बताता है। सर्वमान्य डेट कौन सी है? यही डेट है। लेकिन एग्जाम में क्या है, प्रश्न कैसे पूछा जाता है ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की सिचुएशन। प्रश्न आ जाए हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। चाहे दोनों डेट दे रखी हो, फिर भी आपको राइट कौन सा करना है? यही राइट करना है। लेकिन प्रश्न ऐसे पूछा जाए, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जो कि प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, जिन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा है, 2 पुस्तकें उनकी चलती है। तो यहां पर हम बात करते हैं, और भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी, लेकिन एक हिंदी ग्रंथ अकादमी की सांस्कृतिक इतिहास और राजस्थान का इतिहास उनकी पुस्तकें चलती है। बड़े ही प्रसिद्ध इतिहासकार हुए। इन्होंने क्या तर्क दिया, इन्होंने क्या कहा? देखो युद्ध तो 18 जून को ही प्रारंभ हुआ था, लेकिन हम जो उस घटना की बात करते हैं ना, जिस घटना के अंदर महाराणा प्रताप ने भाले से मानसिंह के ऊपर प्रहार किया था, मानसिंह ओहदे में छुप गया, दुबक गया। और वहां पर हम बात करते हैं कि बाद में जो युद्ध का घटनाक्रम होता है, वो घटना गोपीनाथ जी शर्मा बताते हैं कि 21 जून को हुई थी। दोनों बात इन्होंने क्या कर दी, मिक्स कर दी। इन्होंने कहा कि युद्ध शुरू हुआ 18 जून को और खत्म कब हो गया? 21 जून को। इस वजह से ये कहते हैं कि ये जो युद्ध है ये कब हो गया था? ये युद्ध 21 जून को हुआ था। तो बात दोनों सही हो गई। एग्जाम में प्रश्न आ जाए सीधा हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून को हुआ था। लेकिन यदि प्रश्न आ जाए गोपीनाथ शर्मा के अनुसार तो 21 जून को ये युद्ध हुआ था। अब ये मैदान कहां पर है हल्दी घाटी का? तो ये पड़ता है खमनोर में। खमनोर या फिर आप कह सकते हो कुंभलगढ़ के बीच में।
कुंभलगढ़ के मध्य, या फिर इसके जो नियरेस्ट जगह पड़ती है वो है रक्त तलाई। रक्त तलाई जो है वो इसके सबसे नियरेस्ट जगह पड़ती है, बनास नदी के बिल्कुल निकट है, बनास का युद्ध भी इसे कहा जाता है। तो ये सारी बातें कहाँ है, हल्दी घाटी के युद्ध से संबंधित है। बिल्कुल पूरी बात करने वाले हैं, अधूरी बात यहां पर नहीं करेंगे। युद्ध की बात करते हैं, व्यू रचना कहां पर बनी इस युद्ध की, व्यू रचना की हम बात करते हैं। व्यू है रचना, व्यू रचना का मतलब होता है योजना, है ना। इंग्लिश में बोले तो प्लानिंग जो है वो कब हुई थी, कहां पर हुई थी। तो यहां पर हम बात करते हैं कि इस युद्ध की प्लानिंग जो है वो कौन कौन कहां पर करता है। अब हम बात करते हैं यहां पर राणा प्रताप के बारे में और अकबर के बारे में, दोनों ने योजना कहां कहां पर बनाई। यहां पर बात कर लेते हैं अकबर। अकबर ने योजना कहां बनाई, राणा प्रताप ने योजना कहां पर बनाई। राणा प्रताप बहुत डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम में इनसे संबंधित बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां पर बात कर रहे हैं हम राणा प्रताप की, इधर बात कर रहे हैं अकबर की। अकबर ने इसकी योजना कहां बनाई, मैगजीन दुर्ग के अंदर। मैगजीन दुर्ग जिसे अकबर का किला भी कहा जाता है, ये कहां पर पड़ता है, ये अजमेर में पड़ता है मेरे साथियों। और इधर बात करते हैं राणा प्रताप की। राणा प्रताप ने इसकी योजना कहां बनाई, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर बनाई। कुंभलगढ़ दुर्ग में इसकी योजना बनाई। अब यहां पर हम बात करते हैं, योजना बन गई है, अब यहां पर सेना प्रस्थान करेगी, कहां पर, युद्ध भूमि की ओर। और इधर से सेना प्रस्थान करेगी किस तरफ, इस तरफ मांडलगढ़ की तरफ, मांडलगढ़। और इस तरफ राणा प्रताप की जो सेना है वो कहां पर, लोसिंग गांव या फिर हम कह सकते हैं गोगुंदा की तरफ प्रस्थान करेगी, गोगुंदा। अब यहां पर गोगुंदा के बाद में महाराणा प्रताप की सेना ने सैन्य शिविर कहां पर लगाया, सैन्य शिविर। सैन्य शिविर कहां पर लगाया, तो सैन्य शिविर लगाया लोसिंग गांव में, लोसिंग गांव में। और इधर से मान सिंह जी जो हैं वो मांडलगढ़ से किस तरफ आ जाते हैं, मोलेला। मोलेला में सैन्य शिविर, सैन्य शिविर। अब इस घटना को आप यूं समझें, क्योंकि जब ये युद्ध होना था अकबर स्वयं कहां आए हुए थे, उस समय उन्होंने अजमेर में जियारत की दरगाह में, उसके बाद अपने स्वयं के बनाए हुए किले में गए। 1570 में ये दुर्ग उन्होंने बनवाया था। इसे अकबर का दौलत खाना या शस्त्रागार कहा जाता है। उनको पता था इस घटना के बारे में, भविष्य में होने वाले संघर्ष के बारे में। उन्होंने इसे शस्त्रागार के रूप में स्थापित किया। यहाँ पर हथियार रखे गए मुगल सेना के, और यहीं पर अकबर ने बैठ करके योजना बनाई कि कौन कौन कैसे कैसे महाराणा प्रताप को युद्ध करेंगे और कैसे महाराणा प्रताप को बंदी बनाया जाएगा। क्योंकि इस युद्ध का मुख्य जो उद्देश्य था हल्दी घाटी युद्ध का, वो था महाराणा प्रताप को जिंदा या मुर्दा पकड़ना, मतलब महाराणा प्रताप को बंदी बनाना। ऐसे कोई बच्चों का खेल थोड़ी है महाराणा प्रताप को बंदी बनाना। इसलिए सिर्फ महाराणा प्रताप को बंदी बनाने के लिए इतनी बड़ी व्यू रचना बनाई गई कि कैसे महाराणा प्रताप तक पहुंचा जाए। पहले तो वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल, लेकिन पहुंच जाए तो कैसे पहुंचना है, कैसे उनको आप बंदी बनाओगे। तो यहां पर हम बात कर लेते हैं इस युद्ध की उद्देश्य के बारे में बात कर लेते हैं। उद्देश्य क्या था इस युद्ध का, राणा प्रताप को बंदी बनाना, राणा प्रताप को बंदी बनाना इस युद्ध का उद्देश्य था। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं महाराणा प्रताप की सेना जो कि कुंभलगढ़ में है। यहां पर इन्होंने योजना बना ली कि हम कैसे मुगल सेना पर अटैक करेंगे। बाद में ये गोगुंदा की तरफ आते हैं, यहां से सैन्य शिविर को आगे बढ़ाते हुए लोसिंग गांव में अपना पड़ाव डालते हैं। जबकि इधर से मैगजीन दुर्ग से सेना रवाना होती है, मांडलगढ़ पर आके अधिकार करती है। मांडलगढ़ मुगलों के द्वारा जीता गया पहला दुर्ग था, मतलब मेवाड़ में सबसे पहले महाराणा प्रताप के शासनकाल में यदि मुगलों ने अधिकार किया वो था आपके मांडलगढ़। इसके बाद में मोलेला में ला करके मान सिंह ने अपना शिविर डाला। ये एक प्रकार से युद्ध की क्या थी, व्यू रचना थी।
हल्दी घाटी का युद्ध क्या है, अभी बहुत ही दूर है मेरे साथियों। अब यहां पर हम बात करने वाले हैं कि इधर राणा प्रताप की तरफ से कौन, इधर अकबर की तरफ से कौन कौन इस युद्ध में भाग लेने के लिए आते हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं महाराणा प्रताप के बारे में और महाराणा प्रताप के सहयोगियों के बारे में, कौन कौन इस युद्ध में भाग लेने के लिए आते हैं। इधर अकबर की तरफ बात करें, अकबर की तरफ से कौन कौन इस युद्ध में भाग लेने के लिए आते हैं। बहुत सारे व्यक्ति थे, जिसमें सबसे प्रमुख रूप था राजा मानसिंह का नाम सबसे प्रमुख रूप से आता है, राजा मानसिंह। इसके बाद में नाम आता है आसफ खां, आसफ खां। इसके बाद में आता है मेहतर खां, मेहतर खां। इसके बाद में आता है बहलोल, बहलोल खां, या आपको कहीं कहीं बहलोल लोधी भी नाम मिल सकता है, एक ही बात है। इसके अलावा यहां पर हम बात करते हैं कि यहां पर और भी बहुत सारे थे, राजा मानसिंह जी हो गए, आसफ खां हो गए, मित्र खां हो गए, बहलोल लोधी हो गए हैं। इधर बदायूनी की बात करते हैं, बदायूनी, और ये एकमात्र ऐसा व्यक्ति जिसने इस युद्ध का प्रत्यक्ष वर्णन किया और यहां पर ये युद्ध भूमि में उपस्थित था। अब यहां पर बात करते हैं राजा मान सिंह जी जो है, उन्होंने युद्ध में कौन से मोर्चे का इन्होंने नेतृत्व किया, तो हरावल, मतलब कमांडर थे एक प्रकार से, मुख्य सेनापति इनको हम कह सकते हैं, मुख्य सेनापति। और ये कौन है, सहायक सेनापति, सहायक सेनापति। अकबर ने कहा कि मान सिंह का कुछ बिगड़ जाए तो तुम इसको उठा के ले आना, है ना, मेरे पुत्र के समान पुत्र है, फर्जंद है ये तो, इसलिए इसकी सुरक्षा का भार किसके ऊपर है, आसफ खां के ऊपर है। और यदि हम बात करें आसफ खां की, तो आसफ खां चंदावल का नेतृत्व किया इन्होंने, हरावल सेना के आगे का भाग, चंदावल सेना के पीछे का भाग। इधर राणा प्रताप की तरफ से हम बात करते हैं, महाराणा प्रताप तो स्वयं है ही है, इसके अलावा और मुख्य व्यक्ति कौन है जो इसमें महाराणा प्रताप की ओर से भाग लेते हैं। तो यहां पर हम बात करते हैं हकीम खां सूरी, हकीम खां सूरी। महाराणा प्रताप ने इनको हरावल का नेतृत्व दिया था। इसके अलावा बात करते हैं राणा पुंजा भील, राणा पुंजा, इनको चंदावल का नेतृत्व दिया था और महाराणा प्रताप स्वयं बीच का मोर्चा संभाले हुए थे। इसके अलावा और कौन कौन थे राणा प्रताप के साथ, अखेराज सोनगरा, अखेराज सोनगरा। इसके अलावा रामसा तंवर, रामसा तंवर अपने दो पुत्रों के साथ यहां उपस्थित थे, ग्वालियर के ये रहने वाले थे। इसके अलावा हम बात करते हैं अमर सिंह जी थे, इसके अलावा और भामाशाह इनके साथ में थे। मुख्य सेनापतियों में एक बात करते हैं जाला बीदा या जाला मन्ना, जिनको जाला मान भी कहा जाता है। और भी यहाँ पर बहुत सारे प्रमुख व्यक्ति थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो रोल रहता है हकीम का सूरी, राणा पुंजा भील का, अखेरा सोनगरा, रामसा तंवर, जाला बीदा या जाला मन्ना। इसके साथ में हम कह सकते हैं अमर सिंह, अमर सिंह है। इसके अलावा हम कह सकते हैं भामाशाह, भामाशाह, इनके भाई ताराचंद, और भी बहुत सारे व्यक्ति थे। भाई ये तो एक इतिहास की लड़ाई है, ऐतिहासिक युद्ध है, इसलिए इसमें सभी जो है वो अपना योगदान देने के लिए आ जाते हैं। बिल्कुल क्लियर सभी साथियों को। हाँ जी, तो यहां पर हमने बात की है युद्ध की व्यूह रचना जो है वो कहां बनती है, अकबर मैगजीन दुर्ग में बनाता है, महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ दुर्ग में बनाते हैं। उसके बाद में गोगोंदा की तरफ सेना प्रस्थान करती है, वहां से सैन्य शिविर महाराणा प्रताप लोसिंग गांव में आके लगाते हैं। यहां से अजमेर से सेना प्रारंभ होती है, मांडलगढ़ में आती है। यहां पर चूंकि मुगल सेना को पहाड़ी युद्ध करने का अनुभव नहीं था, तो कहते हैं कि 21 दिनों तक लगभग मान सिंह ने अपनी सेना को पहाड़ी युद्ध का प्रशिक्षण दिया। इनको पता है वहां जाते ढेर हो जाएंगे, इससे अच्छा इनको पहले वहां की परिस्थितियों से अवगत करवाया जाए। मांडलगढ़ जो कि पहाड़ियों में बसा हुआ है, यहां पर इन्होंने सेना को प्रशिक्षण दिया। बाद में मोलेला की तरफ जाकर के मान सिंह ने अपनी सेना का शिविर लगाया। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, मान सिंह ने अपनी सेना का शिविर कहां पर लगाया? मोलेला गांव में इन्होंने अंतिम पड़ाव डाला था। महाराणा प्रताप ने पड़ाव लोसिंग गांव में डाला था। तो ये तो बिल्कुल शुरुआत हो गई हल्दी घाटी के युद्ध की। अब हम युद्ध के दृश्य की ओर बात करते हैं। हमने बात कर ली युद्ध की व्यूह रचना कहां बनी, कैसे सेना हल्दी घाटी के मैदान तक पहुंची। अब यहां पर सेना दोनों आमने सामने खड़ी है। बिल्कुल डंका बजते ही युद्ध क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। और महाराणा प्रताप जो है उनकी नजरें जो है वो सिर्फ दो आदमियों को ढूंढ रही है। दो आदमी कौन कौन? एक तो थे मान सिंह, जिन्होंने कहा था कि मैं लोहा लूंगा महाराणा प्रताप से, और कहा था कि महाराणा प्रताप के पेट का दर्द जो है मैं समाप्त करूंगा। दूसरी नजरें थी महाराणा प्रताप की बहलोल खां लोधी के ऊपर।
या बहलोल खां के ऊपर, जिनके बारे में महाराणा प्रताप ने सुन रखा था कि ये एक नरभक्षी व्यक्ति है। अकबर ने स्पेशली मेरे लिए इसको तैयार किया गया है। कहा जाता है कि हथौड़े से उसके ऊपर प्रहार किया जाता था, उसको इतना मजबूत वज्र की तरह बना दिया, क्योंकि अकबर को पता था कि महाराणा प्रताप के सामने जाना ऐसे कोई बच्चों वाली बात नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम है। इसको ऐसा पहला ऐसा मजबूत बनाया, बहुत ही उनको खिलाया पिलाया, और ऐसा मजबूत बनाने में उनको अकबर का हाथ था। और उद्देश्य क्या था? महाराणा प्रताप के विरुद्ध उनको खड़ा करना। महाराणा प्रताप को पता था कि भाई ये व्यक्ति जो है बहुत ही खतरनाक आदमी है, लेकिन मेरे सामने कुछ खतरनाक नहीं है, लेकिन हो सकता है मेवाड़ी सेना के ऊपर भारी पड़ जाए। पहले ही महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को समझा दिया था कि ये व्यक्ति कहीं दिख जाए, इससे थोड़ी क्या कर लेना, दूरी बना लेना। लेकिन महाराणा प्रताप की बात करें, उनके पुत्र जो थे अमर सिंह जी, वो भी कम नहीं थे। उनके पास भी ऐसा भाला था जो महाराणा प्रताप से कम नहीं था। और बाद में जब हम दिवेर के युद्ध की बात करेंगे, जिसमें सुल्तान खां जो कि अकबर के कौन है चाचा, उनके घोड़े समेत आर पार कर दिया था भाला, तो ये भी दृश्य हम आगे बात करने वाले हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं, महाराणा प्रताप ने कह दिया 2 व्यक्तियों पर मेरी नजर है, बाकी आप क्या है निपटारा करते रहो। भामाशाह, साथ में रामशाह तंवर, अखेरा सोनगरा, और भी इनके साथ राणा पूंजा, जो भी लोग थे, हकीम का सूरी, सबको कह दिया भाई आप क्या करो, बिल्कुल भयंकर युद्ध करो इनके साथ, और ऐसा मजा चखाओ मुगल सेना को, दोबारा मेवाड़ की तरफ आंख उठाने का ये साहस नहीं करें। बिल्कुल जैसा कैसा भी सेनापति थे, चारण सेनापति थे। बिल्कुल क्लियर है सभी साथियों को? अभी यहाँ पर क्या बोर्ड भर गया था, इस वजह से मैंने आपको सभी सेनापतियों के नाम नहीं बताए। मुख्य व्यक्तियों के नाम आपको याद रखने हैं, जिनका कैरेक्टर कहीं ना कहीं इस युद्ध के अंदर बिल्कुल अहम रोल है। जाला मन्ना, जाला विदा की बात करेंगे अभी हम। उन्होंने राज तिलक धारण किया था, राज मुकुट धारण किया था। हकीम का सूरी, जिन्होंने हरावल सेना का नेतृत्व किया था, जो कि सेना के सबसे आगे का भाग होता है। पहली बार हम ये कह सकते हैं कि चुंडावतों की बजाय किसको सेना का नेतृत्व दिया गया, इनको सेना का नेतृत्व हकीम का सूरी को दिया गया। इनकी सेना में, हकीम का सूरी की सेना में यदि हम बात करें, कहते हैं कि 5000 अफगानी पठान इनके साथ में थे, और साथ में इनके थे चुंडावत, जो कि इनका साथ दे रहे थे। सेना के आगे वाला हिस्सा हमेशा चुंडावतों का रहता था, तो उन्होंने हकीम का सूरी के साथ इस मोर्चे को संभाला। इधर हम बात करते हैं भामाशाह, अमर सिंह, ये कुछ लोग थे, जाला मन्ना जो महाराणा प्रताप को सुरक्षा दिए हुए थे, और इधर राणा पूंजा, भील, जो कि अपनी भील सेना के साथ तीर कमानों के साथ पहाड़ों पर चढ़े हुए थे, मुगलों के ऊपर भारी पड़ रहे थे। भयंकर युद्ध होना प्रारंभ हो गया। युद्ध के बारे में ऐसा कहा जाता है 18 जून 1576 को सुबह युद्ध हुआ था 8:30 बजे। अब जबकि जून की हम बात कर रहे हैं, दक्षिण में मानसून उस समय सक्रिय रहता है, बारिश होने की संभावना है। बारिश आ जाती है 2 सवा 2 बजे के आसपास, ये युद्ध वहीं पर निर्णायक हो जाता है। इसके बीच में क्या क्या घटना घटती है उसकी बात अभी हम करने वाले हैं। बिल्कुल जिला दर्शन जो बुक है मेरी वाली और सर वाली, आपको कहाँ मिलेगी? नियरेस्ट बुक शॉप पर मिल जाएगी। सर ने और मैंने आपको बार बार नंबर बता दिए हैं, पीसीपी के और आरबीडी के। आप वहां पर संपर्क करके घर पर होम डिलीवरी भी ले सकते हैं। सबसे बढ़िया आप नियरेस्ट बुक शॉप पर पता करें। बाकी आप ऐप डाउनलोड करें, ऐप में आपको दोनों पुस्तकें फ्री पड़ी हुई है, आराम से आप डाउनलोड करके अध्ययन कर सकते हैं। बढ़िया दिनेश जी, समझ में आ गई मेरी बात आपको? हाँ जी, पहले तो आप फ्री पढ़ लें किताब को। जब आपको लगे कि हाँ मुझे हार्ड कॉपी खरीदनी चाहिए, तब आप किसी भी नजदीकी बुक पर जाकर के मांग सकते हैं कि भाई मुझे ये पुस्तकें चाहिए। उसके बाद आपको अवेलेबल हो जाएगी। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप बिल्कुल नंबर दिए हुए आपको, आप वहां से संपर्क करके घर बैठे मंगवा सकते हैं। क्लियर सभी साथियों को? हाँ जी, तो अब हम बात करते हैं हल्दी घाटी के युद्ध की। बिल्कुल हकीम का सूरी जो थे महाराणा प्रताप के तोप खाने के प्रमुख थे। तोप खाना जो था महाराणा प्रताप का, उनको समझाते थे। अब इस युद्ध को बहुत सारे इतिहासकारों का, ये तो हिंदू मुस्लिम का युद्ध है। अब आप यहां पर यदि हम बात करें, आप ध्यान से देख सकते हैं, महाराणा प्रताप स्वयं हिंदुआ सूरज कहलाते हैं। उनके सहयोगी कौन है? हकीम का सूरी जो कौन है, एक पठानी मुसलमान है। और यहां पर हम अकबर की बात करें, ये मुसलमान है। इनके प्रधान सेनापति कौन है? राजा मान सिंह, जो कि कौन है? एक हिंदू राजा है। तो बिल्कुल क्लियर है साथियों आप सभी को। तो यहां पर हमने इसकी बात की। अब इस दृश्य की हम बात करते हैं कि ये दृश्य कब घटना घट गई। तो यहां पर भयंकर युद्ध हो रहा है,
ऊपर से पहाड़ों से भील सेना जो है वो तीरों से प्रहार कर रही है मुगल सेना के ऊपर। मुगल सेना को समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उनको युद्ध का परिणाम भी पता नहीं चल रहा है, युद्ध के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में ये सेना थी। 1:4 की ये सेना मानी जाती है। महाराणा प्रताप के पास ऐसा कहा जाता है कि 1 अनुपात मतलब लगभग 20,000 के आसपास सेना थी, जिसमें 5,000 के आसपास राजपूत थे, 5,000 के आसपास पठान सैनिक थे, 5,000 के आसपास भील सैनिक थे, और बाकी 5,000 जो अन्य राजा जैसे अखेराज सोनगरा वहां पर आए हुए थे, इसके अलावा रामसा तंवर वहां पर आए हुए थे, और भी बहुत सारे लोग वहां पर युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से भाग लेने के लिए आए थे। वो भी अपने साथ में थोड़ी थोड़ी सेना लेकर के आते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि राव चंद्रसेन जो है इस युद्ध में महाराणा प्रताप को सैन्य सहायता उपलब्ध करवाते हैं। बहुत सारी ऐसी जानकारी हमें किताबों में पढ़ने को मिलती है। तो ये युद्ध की घटना यहां तक पहुंच चुकी है। महाराणा प्रताप की नजरें किसको ढूंढ रही है? मान सिंह को ढूंढ रही है और बहलोल खां को ढूंढ रही है। बाकी मेवाड़ी सेना अपना काम कर रही है, बढ़िया दबा के गाजर मूली की तरह मुगल सेना को काट रही है, और इस तरह महाराणा प्रताप की नजरें पड़ी है मान सिंह के ऊपर। अचानक महाराणा प्रताप को मान सिंह जी नजर आ गए कि भाई मान सिंह जी इधर सेना के पास क्या है, दुबक के बैठे हैं। महाराणा प्रताप को पता था मान सिंह जी के आसपास कितनी 8 से 10,000 सेना रहती है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है मान सिंह जी के बारे में, मुगल दरबार में इनको 7,000 का मनसब मिलता था, 7,000 जात एवं सवार इनको मिलते थे। 7,000 जात का मतलब इनको 7,000 रुपए रोकड़े प्लस 7,000 घुड़सवार सैनिक जो थे इनकी पर्सनल सिक्योरिटी में रहते थे। मतलब इनके बॉडीगार्ड की संख्या कितनी थी? 7,000 थी। ये महाराणा प्रताप अच्छी तरीके से जानते थे, क्योंकि मुगल इतनी बड़ी सेना है मुगलों की, तो वो भी सेना इनको प्रोटेक्शन कर चुकी है। लेकिन इधर से महाराणा प्रताप ने जो है अपने बाकी विश्वस्त सैनिकों को और सहयोगियों को कहा आप इधर मोर्चा संभालिए, मैं थोड़ा मान सिंह जी से रामा सामा करके आता हूं। मान सिंह जी बड़े आए हैं यहां पर मुझसे मिलने के लिए, और काफी देर से इंतजार भी कर रहे हैं मेरा कि एक बार महाराणा प्रताप से भेंट हो जाए। तो महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को आदेश दिया। चेतक पलक झपकते ही मुगल सेना को चीरते हुए मान सिंह जी के पास पहुंच गया, और इधर से घोड़े को आदेश दिया राणा प्रताप जी ने। घोड़े ने अपने दोनों आगे के जो पैर थे वो ये हाथी के यहां पर सिर पर टिका दिए। ऐसा वार किया महाराणा प्रताप ने किसके ऊपर? मान सिंह के ऊपर। ये भाला जो था ये मावत के लग गया, जो कि हाथी को ऑपरेट कर रहा था। इधर मान सिंह जी को जैसे ही पता चला, ये देखो मान सिंह जी की थोड़ी सी मुंडी दिख रही है इसमें, मान सिंह जी इस ओहदे में छुप गए। हाथी के ऊपर जो बैठने की ये जो होता था आसन, इसको ओहदा कहते थे, मान सिंह इसमें छुप गए। और मान सिंह जी को ऐसी फीलिंग आई, अरे रे आज तो बच गए, जान बची तो लाखों पाए। इधर मावत के आर पार हो गया भाला। महाराणा प्रताप को ऐसा लगा कि हो सकता है मान सिंह जी तक भाला पहुंच गया। इधर चेतक कंफ्यूज हो गया। चेतक को लगा कि भाई मेरे स्वामी जो है महाराणा प्रताप, उन्होंने वार कर दिया है, अपना काम कर दिया है। चेतक जब अपने पैर नीचे उतार रहा था, क्योंकि इधर मावत को जब भाला लगता है तब ये हाथी जो है इसका संतुलन बिगड़ जाता है। हाथी के सूंड में एक तलवार थी, इसने चेतक के पीछे वाले जो पैर है इस पैर पर क्या कर दिया? वार कर दिया। और जब ये घटना हो रही थी तब इसी घटना को कौन देख रहा था? बहलोल खां लोधी। ये क्या घटना देख रहा था? क्योंकि ये आदमी जलता था किससे? मान सिंह से। इसको पता था कि भाई मान सिंह जी जो है एक राजपूत होते हुए उनका मुगल दरबार में क्या है, एक बड़ा ओहदा है, बहलोल खां लोधी से बड़ा ओहदा है। क्योंकि इस युद्ध का जो उद्देश्य था वो महाराणा प्रताप को बंदी बनाना था। तो इसने सोचा कि हो सकता है मान सिंह जी घायल हो चुके हैं, उनका मावत मारा जा चुका है, मैं मौके का फायदा उठा लूं। चूंकि चारों तरफ से मुगल सेना ने महाराणा प्रताप को घेर रखा है, महाराणा प्रताप को भी घायल कर दिया है, मैं मौके का फायदा उठा के महाराणा प्रताप को वार कर दूं, महाराणा प्रताप को मार दूं या उनको बंदी बना लूं। मुगल दरबार में मेरा ओहदा बढ़ जाएगा। और जिस दिन के लिए मुझे तैयार किया है किसने? अकबर ने, वो दिन की घड़ी आ चुकी है। ये मौका देखते ही घायल महाराणा प्रताप के ऊपर वार करने के प्रयास से बहलोल खां लोधी जो है वो क्या करता है? महाराणा प्रताप के पास जाता है, लेकिन कहता बल पर गिर चुके हैं, गर्दन भारी हो गई है, अब गर्दन को प्लास्टर लगाने की जरूरत पड़ेगी। और इधर बहलोल खां लोधी जिसको आपने नर बख्शी बनाया, इतना खिलाया पिलाया, वो तो एक तलवार के वार से क्या हो गया? चित चूं। क्योंकि यहाँ पर बहलोल खां लोधी पार्ट 2 हो गए। बोले ये कैसे हो गए? पार्ट 1 और पार्ट 2 का क्या मामला है? बोले महाराणा प्रताप ने ऐसी तलवार लगाई बहलोल खां लोधी के सिर पर, आधा बहलोल खां लोधी और घोड़ा इधर, आधा बहलोल खां और लोधी और घोड़ा इधर। अकबर ने उस समय खैर मनाई। अच्छा हुआ मैं युद्ध भूमि में नहीं गया, सुनते ही पता चल गया कि भाई मामला गड़बड़ है। तभी तो कहा ना कि डकार सुन महाराणा प्रताप की, और अकबर जैसे दूध जाता था वो ये घटना हुई। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं बहलोल खां लोधी के बारे में। बहलोल खां लोधी को राणा प्रताप ने
राणा प्रताप ने घोड़े समेत काट डाला, या फिर हम कह सकते हैं कि दो फाड़ कर दिए इसके, घोड़े समेत काट डाला। ये दृश्य देख करके आसपास की जो मुगल सेना थी भाई साहब भाग गई, वो तो वहां से जान बची तो लाखों पाए। भाई महाराणा प्रताप को हराना हमारे बस का काम नहीं है। अब ये सारा घटनाक्रम कौन देख रहे हैं? जाला बीदा ये पूरा घटनाक्रम देख रहे हैं, जो कि महाराणा प्रताप के परम सहयोगी है। उनको पता चल चुका है कि ये जो घटना हो चुकी है, दोनों घटनाएं, इसमें महाराणा प्रताप बुरी तरीके से घायल हो चुके हैं। वो स्वयं महाराणा प्रताप के पास आते हैं, महाराणा प्रताप से आग्रह करते हैं कि भाई अब युद्ध का घटनाक्रम चेंज हो गया है, हम युद्ध कर रहे हैं, आप घायल हो चुके हो, आप ये राज तिलक जो आपने धारण कर रखा है, राज मुकुट जो आपने धारण कर रखा है, ये मुझे पहनाइए। चूंकि जाला बीदा जो कि बड़ी सादड़ी के थे, जिनको जाला मन्ना और जाला मान भी कहा जाता है, वो कद काठी में महाराणा प्रताप की तरह दिखा करते थे, इसलिए मुगल सैनिकों को कंफ्यूज करने के लिए ये बढ़िया मौका था। महाराणा प्रताप के मना करने के बावजूद भी जाला बीदा ने नहीं माने, जाला बीदा कि नहीं, ये राज मुकुट मुझे देना पड़ेगा, राज तिलक जो है ये मुझे देना पड़ेगा। और ये राज मुकुट जो है जाला बीदा धारण करते हैं, महाराणा प्रताप को अपना खुद का राज मुकुट देते हैं कि भाई मेरा मुकुट आप ले जाइए, और महाराणा प्रताप वहां से अपने घोड़े को सुरक्षित निकाल के बाहर जाने का प्रयास करते हैं। तभी वहां पर एक घटनाक्रम ये चेंज होता है कि चारों तरफ से मुगल सेना जाला मन्ना को महाराणा प्रताप समझ करके उन पर टूट पड़ती है, और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और जब जाला मन्ना के हाथ में जो तलवार थी ना, वो तलवार जब नीचे गिरती है, उस तलवार को एक मुगल सैनिक उठा करके अनुमान लगाता है, वो कहता है कि भाई जिस व्यक्ति को हमने मारा है वो व्यक्ति महाराणा प्रताप नहीं है, महाराणा प्रताप की तलवार ऐसी है, मुझसे तो क्या मेरे पूरे खानदान को मिला लो ना तो भी ये तलवार उठने वाली नहीं है। तलवार के भार को देख करके उसने अनुमान लगाया कि ये व्यक्ति महाराणा प्रताप कत्ते ही नहीं हो सकता। भाई जिस तलवार के वार से बेलोल का लोधी के दो टुकड़े हो सकते हैं, क्या वो तलवार इतनी हल्की हो सकती है जिसको मैं एक हाथ से उठा सकता हूं? तभी उनकी नजर पड़ती है, अरे यार वो कोई व्यक्ति है जो घोड़े पे बैठ के जा रहा है। तभी कुछ मुगल सैनिक जो है वो महाराणा प्रताप का क्या करते हैं, पीछा करते हैं, और महाराणा प्रताप वहां से युद्ध भूमि से बाहर निकल करके एक प्रकार से सुरक्षित जगह की ओर जाने को मतलब एक प्रकार से वहां से निकल चुके हैं युद्ध से और सुरक्षित जगह जा रहे हैं। बीच में कहते हैं बनास नदी का एक 22 फीट का नाला जो है उसको टाप के चेतक आगे चला जाता है। बाद में अभी हम उस दृश्य की बात करेंगे, आगे वो दृश्य आने वाला है। यहां पर हम तो यहां पर हम बात कर रहे हैं, ये वो दृश्य है जिसमें चेतक जो है वो वीर गति को प्राप्त हो चुका है। क्योंकि ये जो नाला आपको इस तरफ दिख रहा है, इस नाले को पार किया था किसने? चेतक ने पार किया था। 22 फीट का ये नाला माना जाता है। मुगल सैनिक जो कि पीछा कर रहे थे, ये घटना देखी जब शक्ति सिंह ने, शक्ति सिंह के उस समय त्राटक नाम का घोड़ा था, इधर महाराणा प्रताप के पास में चेतक नाम का घोड़ा था, और उसी के साथ में एक अटक नाम का घोड़ा था। ये 3 घोड़े ऐसे थे जिनको महाराणा प्रताप ने एक गुजराती व्यापारी से खरीदे थे। बाद में अटक घोड़े की एक परीक्षा देते समय मृत्यु हो गई। बाद में 2 घोड़े थे, महाराणा प्रताप के प्रिय भाई थे शक्ति सिंह जी। तभी महाराणा प्रताप ने एक घोड़ा अपने पास रखा चेतक को, और दूसरा घोड़ा जो त्राटक था वो शक्ति सिंह को भेंट किया। शक्ति सिंह जी इस युद्ध के समय इधर मुगलों की तरफ चले जाते हैं नाराज होकर के, लेकिन जब ये घटना देखते हैं तब शक्ति सिंह जी को आत्मग्लानि होती है, लज्जा होती है कि इतिहास मुझे धिक्कारेगा, मेरा भाई जो इतना बड़ा संघर्ष कर रहा है स्वाभिमान के खातिर, और मैं मुगलों की तरफ इधर जाकर के विभीषण जी का रोल कर रहा हूं, इतिहास मुझे कभी माफ नहीं करेगा। और ये घटना देख करके शक्ति सिंह जी का अंतर जो भ्रातृ प्रेम है, भाई के प्रति जो प्रेम है, वो जाग उठता है। वो मुगल सैनिकों का पीछा करते हैं। मुगल सैनिकों के घोड़े जो हैं वो नाले के पास जाके यूं बिल्कुल नजदीक चले जाते हैं और वापस आ जाते हैं। अरे ये नाला पार करना हमारे बस का काम नहीं है। तभी पीछे शक्ति सिंह जी उन मुगलों सैनिकों को मारते हैं और उधर महाराणा प्रताप जी को आवाज लगाते हैं, ओ नीले घोड़ेरा अस्वार। ये जब आवाज महाराणा प्रताप सुनते हैं, महाराणा प्रताप सोचते हैं कोई परिचित व्यक्ति पीछे से बुला रहा है। जब पीछे मुड़ के महाराणा प्रताप देखते हैं तो उधर शक्ति सिंह जी आ रहे हैं, और तब उनको लगा कि मामला क्या हो गया है। शक्ति सिंह जी तो मेरे विरोध में जा चुके हैं, मेरे भाई हैं लेकिन मेरे विरोध में जा चुके हैं, अभी मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं, और मेरे पीछे आ रहे तो मुगल सैनिकों को क्यों मारा है। ये मामला समझते उनको टाइम नहीं लगा। उधर शक्ति सिंह जी आ गए, महाराणा प्रताप के पैरों में गिर गए और गिर करके उन्होंने माफी मांगी और
उन्होंने कहा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और चूंकि उस घटना में ये यहाँ पर हम बात करें, जैसे नाला टापा और जैसे ही चेतक जो था, एक पैर उनका घायल था, बहुत सारा खून जो था वो चेतक के पैर से निकल चुका था और चेतक पूरी तरीके से घायल था, लेकिन अपने स्वामी को सुरक्षित बचाए बगैर वो कैसे मर सकता था। तो चेतक जैसे ही ये नाला टापता है और ये कूदता है, और यहाँ पर चेतक जो ये जो दृश्य है ये इस तरफ का दृश्य है जहां पर ये चेतक जैसे ही नाला पार किया और वहां पर गिर जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और जैसे ही ये घोड़ा मरता है, महाराणा प्रताप स्वयं रोने लग जाते हैं, इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि महाराणा प्रताप के पास जो चेतक घोड़ा था ना, वो ऐसा वैसा घोड़ा नहीं था, काठियावाड़ी नस्ल का वो मजबूत घोड़ा था जिसे महाराणा प्रताप इतना प्यार करते थे, अपने पुत्र से भी ज्यादा प्यार करते थे। महाराणा प्रताप के पास में इतने घोड़े थे, इतने हाथी थे, लेकिन सबसे ज्यादा इनका प्रिय घोड़ा था वो चेटक और त्राटक था, जबकि प्रिय हाथियों में राम प्रसाद और लूणा इनके पास सबसे ज्यादा प्रिय हाथी थे। तो यहां पर जब चेतक को मृत्यु प्राप्त हो जाती है, महाराणा प्रताप दुखी हो जाते हैं कि अब क्या करें। तो चेतक की समाधि की यदि हम बात करें, चेतक की समाधि कहां पर बनी हुई है? समाधि बनी हुई है बलीचा में। बलीचा में इसकी समाधि बनी हुई है, वहां पर स्मारक बना हुआ है। यहाँ पर दूसरे लोग भी आ जाते हैं इस घटना को देख करके। उधर पीछे युद्ध जो है एक प्रकार से अनिर्णायक रह जाता है। 2:15 बजे के आसपास की बात है। इधर महाराणा प्रताप युद्ध भूमि से बाहर निकल चुके हैं और उधर से एक मित्र खां नामक एक व्यक्ति था जो कि अकबर की सेना में था। उसको पता चल गया कि भाई हम युद्ध हार रहे हैं। बड़ा ही चतुर व्यक्ति था, उसने एक अफवाह फैला दी कि शहंशाह आलम बादशाह जो अकबर हैं वो स्वयं युद्ध भूमि में पधार चुके हैं, बहुत बड़ी उनके साथ सेना है। ये बात सुनकर के मुगल सैनिकों में थोड़ा जोश आ जाता है, जो कि बिल्कुल ढीले ढाले होकर लड़ रहे थे कि अब तो वैसे मरेंगे हल्दी घाटी के युद्ध में, पता ही नहीं चल रहा है। राजपूत वीरों ने बहुत सारे सैनिकों को मार डाला है। अब लेकिन वहां पर एक प्रकार से कह सकते हैं कि डूबते को तिनके का जो सहारा है वो आवाज दे देती है। मित्र खां ने ये झूठी अफवाह फैला दी और उधर जोश आ गया मुगल सैनिकों में, और मुगल सैनिकों ने ऐसी लड़ाई लड़ी कि पता ही नहीं चला। जब महाराणा प्रताप स्वयं उस घटना से बाहर जा चुके हैं, तब वहां पर मेवाड़ी सरदार जो हैं वो भी इधर उधर थे, वो भी घटनाक्रम को देख करके समझ गए, पहाड़ों में चले गए। युद्ध पूरी तरीके से अनिर्णायक रहा। मान सिंह जी जो कि खुद महाराणा प्रताप को बंदी बनाने के लिए आए थे, खुद के जीवन के लाले पड़ गए वहां पर, खुद जिंदा बच गए, वो बड़ी बात है। बाद में इधर उधर हाथ लगा के देख रहे थे कि हाँ, विश्वास नहीं हो रहा था कि महाराणा प्रताप के वार से मैं कैसे बच गया। इधर बहलोल खां लोधी को देख देख करके मान सिंह जी सोच रहे थे, अच्छा हुआ मैं हाथी पे बैठा था, घोड़े पे नहीं था, बाकी मेरा भी राम नाम सत्य यहां पर हो जाता। जब ये युद्ध खत्म हो जाता है, बाद में मान सिंह जी अकबर के सामने जाते हैं, तब अकबर इनको ज्यादा कुछ नहीं कहते हैं, थोड़ा बहुत भला बुरा कहते हैं, इनकी पदवी छीन लेते हैं और इनको बहुत दिनों तक इनसे बात भी नहीं करते हैं। लेकिन पता था कि ज्यादा कहेंगे और नाराज हो जाएगा। अच्छा हुआ जिंदा बच करके मेरे सामने आ गया। और अगर मान लो अकबर वहां पर कहते हैं कि मान सिंह क्या किया तूने युद्ध के अंदर, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि मैं ये कर दूंगा, महाराणा प्रताप के वो कर दूंगा, और युद्ध का परिणाम क्या रहा। अच्छा हुआ मान सिंह जी ये कहते हैं कि शहंशाह अच्छा होता आप भी मेरे साथ युद्ध में चलते, मामला वहीं का वहीं बराबर हो जाता, युद्ध पता नहीं क्या होता, लेकिन निर्णय वहां पर तुरंत हो जाता कि भाई कौन हारेगा और कौन जीतेगा, ये युद्ध वहां पर हो जाता है। तो यहां पर ये घटना हमने बात की है। बहलोल खां लोधी जो है वो इस घटना में मारा जाता है। मित्र खां के द्वारा क्या है अफवाह फैलाई जाती है, तो बात करते हैं मेहतर खां या मित्र खां। मेहतर खां ने अकबर के आने की, मेहतर खां ने अकबर के आने की झूठी अफवाह फैलाई, झूठी अफवाह फैलाई, इससे युद्ध का घटनाक्रम बदल गया। अब यहां पर हम और बात करते हैं कि जाला मन्ना या जाला बीदा ने, जाला बीदा या जाला मन्ना ने राणा प्रताप से, या जाला मन्ना या जाला बीदा ने राणा प्रताप से राज मुकुट लेकर, राज मुकुट लेकर धारण किया, धारण किया, वे वीर गति को प्राप्त हुए, वीर गति को प्राप्त
हुए, ये प्रमुख रूप से घटनाक्रम है। इससे पहले हम एक बार इस युद्ध की ओर नजर डालते हैं। सेना का अनुपात जो है वो हम यहां पर देखते हैं। सेना कितनी है, यहां पर अकबर की सेना कितनी है। अकबर के पास लगभग 80,000 की सेना है, 80,000 सेना। और यहां पर राणा प्रताप के पास कितनी सेना है, 20,000 की सेना। सेना का अनुपात यदि हम देखें तो 1:4 ये हो जाता है। बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं महाराणा प्रताप के पास 80,000 की सेना थी, अकबर के पास 3,20,000 की सेना थी, लेकिन सेना का अनुपात जो है वो इतिहासकारों ने क्या बताया, 1:4। ये हम इस तरीके से समझ सकते हैं, महाराणा प्रताप के पास जितनी सेना थी अकबर की सेना उससे 4 गुनी क्या थी, बड़ी सेना थी। तो यहां पर हमने बात की, मित्र खां ने झूठी अफवाह फैला दी और यहां पर युद्ध का घटनाक्रम बदल गया। बहलोल खां लोधी को राणा प्रताप ने घोड़े समेत काट डाला। जाला बीदा ने या जाला मन्ना ने राणा प्रताप जी का मुकुट धारण किया और यहां पर ये युद्ध का घटनाक्रम क्या है, बदल जाता है। चेतक की समाधि कहां पर है, बलीचा में बनी हुई है। यहां पर महाराणा प्रताप जो है अपने वीर सैनिकों को ललकार रहे हैं कि अपनी मातृभूमि के लिए मरेंगे और मारेंगे, लेकिन अधीनता कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और जब तक जिंदा है, जब तक इस देह के अंदर प्राण है, तब तक हम अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। तो बिल्कुल साथियों सही है। अब यहां पर यह युद्ध हो जाता है। इस युद्ध के बाद में हम बात करते हैं, इस युद्ध के बहुत सारे अन्य नाम हैं, उसको लेकर के भी एग्जाम में प्रश्न आता है। युद्ध का निर्णय क्या रहा, यहां पर बात करते हैं। युद्ध अनिर्णायक रहा, युद्ध अनिर्णायक युद्ध अनिर्णायक रहा। युद्ध अनिर्णायक क्यों रहा भाई, जब इतनी बड़ी घटना हो गई उसको हम अनिर्णायक कैसे कह रहे हैं, क्योंकि युद्ध का मेन उद्देश्य जो था वो महाराणा प्रताप को बंदी बनाना था। जिंदा या मुर्दा महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बनाया जा सका। इस वजह से हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस युद्ध में अकबर की विजय हुई है या फिर हम इस युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हुई है। फिर भी यदि हम बात करें कि यहां पर सैनिक दृष्टि से बात करें, सैनिक दृष्टि से मानसिंह की विजय, मानसिंह की विजय हो गई थी। जबकि नैतिक दृष्टि से यदि हम बात करें, नैतिक दृष्टि से राणा प्रताप की विजय, राणा प्रताप की विजय। सैनिक दृष्टि से मानसिंह की विजय हो गई क्योंकि सेना इनकी जीत गई थी, जबकि नैतिक दृष्टि से महाराणा प्रताप की विजय हो गई क्योंकि महाराणा प्रताप जो है वो मुगल सेना के हाथ में नहीं आए, बंदी बनाए नहीं गए। इस वजह से इसे हम नैतिक दृष्टि से राणा प्रताप की विजय कह सकते हैं। अब इस युद्ध के बारे में यदि हम बात करें, इसे कहा गया है मेवाड़ की थर्मोपोली, मेवाड़ की थर्मोपोली, मेवाड़ की थर्मोपोली का युद्ध। इसके अलावा इसे गोगुंदा का युद्ध भी कहा गया है, गोगुंदा का युद्ध। इसे खमनोर का युद्ध भी कहा गया है, खमनोर का युद्ध। इसे बनास का युद्ध भी कहा गया है, बनास का युद्ध। इसे हाथियों का युद्ध भी कहा गया है, हाथियों का युद्ध। ये इतने नाम हैं। हल्दी घाटी युद्ध गए, किसने किसके बारे में क्या कहा है वो बात अभी हम करने वाले हैं। यहां पर यदि बात करें थर्मोपोली के युद्ध की, यदि हम बात करें इसे मेवाड़ की थर्मोपोली किसने कहा है इस युद्ध को, तो यहां पर हम बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने इसे थर्मोपोली का युद्ध कहा है, कर्नल टोड। यहां पर हम गोगुंदा की बात करें, इसे बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा था, बदायूनी, अल बदायूनी इसका पूरा नाम है। खमनोर की बात करें अबुल फजल, अबुल फजल। इसके अलावा बनास का युद्ध जो है ये इतिहासकार बनास नदी के निकट होने के कारण, तो यहां पर हम बात कर सकते हैं कि बनास नदी के निकट होने के कारण इसे इतिहासकारों ने बनास का युद्ध कहा है। इसके अलावा यदि हम बात करें कि इसे हाथियों का युद्ध क्यों कहा है, कि बहुत सारे हाथियों ने इस युद्ध में भाग लिया था। हाथियों के नाम की यदि हम बात करें, राम प्रसाद और लूणा, ये तो थे राणा प्रताप की तरफ से,
और कौन कौन से हाथी यहाँ पर थे, तो हाथियों की बात कर लेते हैं। पहला हाथी है मर्दाना। मर्दाना हवाई गजमुक्ता, ये प्रमुख रूप से अकबर की ओर से भाग लेने वाले हाथी है। मर्दाना मानसिंह का हाथी है, मानसिंह का हाथी है। इसके अलावा हवाई कहता है कि आसफ खां इस हाथी को लेकर के आया था, और ये दोनों हाथी किसके हैं, राणा प्रताप के, राणा प्रताप के। और ये सभी हाथी किसकी ओर से थे, अकबर की ओर से थे, अकबर की ओर से। तो बिल्कुल ये युद्ध जो है निर्णायक रहता है। अलग अलग इतिहासकार इस युद्ध को अलग अलग नाम देते हैं। कोई कहता है कि ये नाम है, कोई कहता है ये नाम है। एग्जाम में सभी इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसे मेवाड़ की थर्मोपोली का युद्ध किस इतिहासकार ने बताया है, कर्नल जेम्स टोड ने बताया है। अबुल फजल ने इस युद्ध के बारे में क्या बताया है, अबुल फजल ने इस युद्ध के बारे में कहा ये तो खमनोर का युद्ध है। और यहाँ पर बात करते हैं गोगुंदा का युद्ध, जो कि बदायूनी कहता है। बदायूनी की जो रचना है, बदायूनी ने इस युद्ध का, बदायूनी ने इस युद्ध का आंखों देखा या सजीव वर्णन कह सकते हैं, सजीव वर्णन किया। और सजीव वर्णन किसमें किया, रचना क्या है इसकी, तो अबुल फजल की रचना है मुंतख्वाब उल तवारीक जो है वो इनकी रचना है। मुंतख्वाब उल तवारीक जो है वो बदायूनी की रचना है। ऐसा कहा भी जाता है इस युद्ध के बाद में बदायूनी को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा इन काफिरों का खून मेरे पास लाइए, मैं अपनी दाढ़ी इन काफिरों के खून से रंगूंगा। और कहा भी जाता है बदायूनी ने राजपूत वीरों के रक्त से अपनी दाढ़ी को रंगाया था, और ये वही राजपूत वीरों की दाढ़ी से रंगवाने वाला बदायूनी था जिसने इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया। एक सेनापति और इतिहासकार दोनों ये हुआ करता था। अब हल्दी घाटी का युद्ध हो गया। हल्दी घाटी का युद्ध निर्णायक हो गया। महाराणा प्रताप की सेना गोगुंदा होते हुए बाद में कहां चली गई, बाद में कुंभलगढ़ चली गई। गोगुंदा के ऊपर बाद में मुगलों ने अधिकार कर लिया, वापस मेवाड़ी सरदारों ने वहां पर अधिकार कर लिया। लेकिन इतने बड़े घटनाक्रम होने के बाद भी महाराणा प्रताप जो है वो अकबर के हाथ में नहीं आते हैं। तब वापस कहते हैं कि अकबर जो है कुंभलगढ़ के युद्ध की योजना बनाता है, और किसको भेजता है इस युद्ध के लिए, इस युद्ध के लिए भेजता है शाहबाज खां को। शाहबाज खां को इसके लिए भेजा। और शाहबाज खां को कितनी बार भेजा, 3 बार भेजा महाराणा प्रताप के विरुद्ध। 3 बार राणा प्रताप के विरुद्ध भेजा। राणा प्रताप के विरुद्ध कितनी बार भेजा, 3 बार भेजा। और इसने आक्रमण भी कितनी बार किया था, 3 बार आक्रमण किया था। तो तीनों डेट जो है वो कब आती है, 15-15-15 तीनों की डेट आ जाती है। और यहां पर हम बात करते हैं कब कब ये आक्रमण हुआ था, तो ये आक्रमण हुआ था अक्टूबर में, ये आक्रमण हुआ था दिसंबर में, और ये आक्रमण हुआ था नवंबर में। और यहां पर डेट की यदि हम बात करें 1577, 1578 और 1589, ये 3 डेट आती है जिसमें शाहबाज खां के द्वारा आक्रमण किया जाता है। और ऐसा कहा जाता है शाहबाज खां ने, एकमात्र व्यक्ति है शाहबाज खां जिसने कुंभलगढ़ दुर्ग पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। इससे पहले ये दुर्ग जो था अजय रहता है। तो यहां पर बात कर लेते हैं कि शाहबाज एकमात्र व्यक्ति था, शाहबाज खां एकमात्र मुगल सेनापति था जिसने कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार किया। कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार किया। और अधिकार कब होता है इनका, अक्टूबर 1578 ईस्वी में।
अब इस समय महाराणा प्रताप जो है, महाराणा प्रताप के हाथ से चित्तौड़गढ़ का दुर्ग जा चुका है, उदयपुर मुगलों के अधीन है, मांडलगढ़ मुगलों के अधीन है, और अब केवल बचा हुआ है कौन सा, कुंभलगढ़ का किला बचा हुआ है। और इस पर भी शाहबाज का बार बार आक्रमण कर रहा है, 3 बार इसने आक्रमण कर दिए और इसको एक बार सफलता मिल गई, क्योंकि महाराणा प्रताप जो है उस समय कहां चले जाते हैं, इस युद्ध के समय छाछन की पहाड़ियों में चले जाते हैं। तो यहां पर बात करते हैं इस युद्ध के समय, इस युद्ध के समय राणा प्रताप छाछन की पहाड़ियों में चले गए। अब यहां पर महाराणा प्रताप जब छाछन की पहाड़ियों में चले गए तो पीछे कौन कौन बच गए, यहां पर हम बात कर रहे थे कुंभलगढ़ युद्ध के बारे में। अब यहां पर कौन कौन व्यक्ति जो है वो पीछे बच जाते हैं, तो यहां पर बात करते हैं हम कि कुंभलगढ़ दुर्ग की रक्षा हेतु रावभाण सोनगरा व सिंहल सूजा वीर गति को प्राप्त हुए, वीर गति को प्राप्त हुए। तो यहां पर हमने कुंभलगढ़ युद्ध के बारे में बात की है। कुंभलगढ़ पर अधिकार किया था शाहबाज खां ने। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर ने शाहबाज खां को भेजा। शाहबाज खां भी बड़ा खतरनाक व्यक्ति था, कद काठी में महाराणा प्रताप के बराबर ही था। इसने बार बार अटैक किया कुंभलगढ़ दुर्ग पर, 3 बार इसने आक्रमण किया, मतलब 3 बार ये युद्ध करने आया था। इसको सफलता मिल गई, कुंभलगढ़ पर इसका अधिकार हो गया। महाराणा प्रताप छाछन की पहाड़ियों की तरफ चले गए अपने विश्वस्तों के साथ में, और कुंभलगढ़ दुर्ग की रक्षा करते हुए राव भाण सोनगरा और सिंगल सूजा जो थे वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि ये सारी घटनाक्रम हो जाती है। इसके बाद में दिवेर का युद्ध, दिवेर के युद्ध से पहले हम थोड़ी सी और जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। दिवेर का युद्ध कब हुआ था? दिवेर का युद्ध हुआ था 1582 के अंदर। इससे पहले क्या घटना होती है? इससे पहले एक घटना होती है 1580 में, 1580 ईस्वी में अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान ए खाना ने आक्रमण किया और इसने डेरा कहां डाला था? इसने डेरा डाला था शेरगढ़ के आसपास, शेरगढ़ में पड़ाव डाला। अब यहां पर इसने शेरगढ़ में पड़ाव डाल दिया। अमर सिंह जी और इनके बीच में मुठभेड़ हो जाती है। अमर सिंह ने इनकी बेगमों को बंदी बनाया, बेगमों को बंदी बनाया। बाद में ससम्मान लौटाया। तो यहां पर हम बात करें कुंभलगढ़ का युद्ध हो गया है। कुंभलगढ़ के युद्ध में शाहबाज का विजय हो चुके हैं, कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर चुके हैं। बाद में अकबर के द्वारा अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा जाता है, किसके विरुद्ध? महाराणा प्रताप के विरुद्ध। शेरगढ़ के निकट ये यहां पर आके पड़ाव डालते हैं। इनको कंफ्यूज करने के लिए अमर सिंह जी एक अटैक करते हैं और आक्रमण में अब्दुल रहीम खान खाना जो है वहां से भाग जाते हैं, और इनकी जो बेगमें थी वो इनके साथ में थी, उनको अमर सिंह जी क्या है बंदी बना लेते हैं और महाराणा प्रताप के समक्ष पेश करते हैं। महाराणा प्रताप इनको डांट फटकार लगाते हैं, अमर सिंह जी आपने ये क्या कर दिया, हमारी लड़ाई इनसे थोड़ी है, हमारी लड़ाई तो अकबर के खिलाफ है, आप सहज सम्मान इनको वापस क्या कीजिए, लौटाइए। तब अमर सिंह जी वापस बेगमों को लौटाने के लिए जाते हैं। तब कहता है कि अब्दुल रहीम खान खाना जो है वो अच्छे मित्र बन जाते हैं अमर सिंह जी के। इनका जो
राष्ट्र प्रेम है, महिलाओं का सम्मान करना, ऐसी बहुत सारी बातें हैं, वो सब ये अब्दुल रहीम खान खाना जो है इनसे प्रभावित हो जाते हैं। और बाद में ऐसा कहते हैं कि मुगल दरबार की जो घटनाएं होती थी उनसे ये अमर सिंह जी को पत्र व्यवहार करके बताते रहते थे कि भाई ये इधर बात चल रही है, इधर अकबर आक्रमण करने वाला है, इधर अकबर आक्रमण नहीं करेगा। इस तरह की जो गुप्त जानकारियां होती है बाद में अब्दुल रहीम खान खाना जो है वो अमर सिंह जी को देते हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं दिवेर छावनी का जो युद्ध है। दिवेर छावनी का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है। ये किस किस के बीच में होता है? अमर सिंह वर्सेज सुल्तान खां। चूंकि इस घटना के बाद में हम बात करते हैं जब कुंभलगढ़ का युद्ध जो है वो हो जाता है, बाद में अकबर के द्वारा मुगल चौकियां, मुगल सैन्य थाने जो हैं वो स्थापित करवाए जाते हैं मेवाड़ के अंदर। उसमें एक थाना हुआ करता था दिवेर, और इस दिवेर थाने का जो थानेदार हुआ करता था वो था सुल्तान खां। और ये कौन था? अकबर का काका, या अब इसे आप चाचा भी कह सकते हो, अंकल जी थे ये अकबर के, है ना। और ये इस घटना में क्या करते हैं? मारे जाते हैं। यहां पर बात करते हैं अमर सिंह जी ने, इन्होंने सुल्तान खां के भाला आर पार कर दिया, भाला आर पार कर दिया। अब ये घटना यूं हुई कि भाई इससे पहले कुंभलगढ़ का किला मुगल सेना जीत चुकी है। यहाँ पर अब्दुल रहीम खान खाना इस समय अमर सिंह जी आक्रमण कर चुके हैं। अब्दुल रहीम खान खाना वहां से भाग जाते हैं, उनकी बेगमों को बंदी बना लेते हैं, महाराणा प्रताप के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। महाराणा प्रताप इनको सह सम्मान वापस लौटाने के लिए कहते हैं। अमर सिंह जी उनको लौटा देते हैं। बाद में अमर सिंह जी ने मौका पा करके दिवेर की चौकी, जो कि एक मुगल चौकी हुआ करती थी, उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। और यहाँ के थानेदार थे सुल्तान खां, भाले से ऐसा वार किया। ये देखो दृश्य, यहाँ पर अमर सिंह जी के हाथ में क्या है? भाला। और इतना जबरदस्त भाला था कि भाला इनको छेदते हुए, घोड़े को छेदते हुए पूरी तरीके से ऐसे कहते हैं कि जमीन में घुस गया था। और ये दृश्य देखकर के दूसरे जो मुगल सैनिक थे वो भाग गए। बाद में भाला इतना जबरदस्त फंस गया था इनके शरीर में कि अमर सिंह जी को इधर सुल्तान खां की छाती के ऊपर पैर रख करके भाला वापस खींचना पड़ा। इस घटना का जब पता चला महाराणा प्रताप को, तो महाराणा प्रताप ने खुशी व्यक्त करने की बजाय अमर सिंह जी को डांट फटकार लगाई कि आप एक योद्धा हो, आप एक वीर योद्धा हो, आपको सामने वाले वीर योद्धा का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो हमारा दुश्मन है, लेकिन आपने उनकी छाती के ऊपर पैर रखा है, ये बात अच्छी नहीं है। भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जाए। ऐसे थे महाराणा प्रताप, ऐसे ही हम उनकी वीरता की गाथा नहीं गाते हैं। वास्तव में उनका जो प्रेम था, उनका जो नियम था कि दुश्मनों के साथ भी कैसे पेश आना है, वो यहां पर हमें देखने को मिलता है। और इस घटनाक्रम के बाद यदि हम बात करें तो ये युद्ध हो जाता है, अमर सिंह जी की विजय हो जाती है। अमर सिंह जी की इस युद्ध में विजय हो जाती है। और ये जो युद्ध है राणा प्रताप का गौरव कहलाता है। यह युद्ध राणा प्रताप का गौरव कहलाता है, गौरव कहलाता है। क्यों कहलाता है? चूंकि प्रथम ऐसा युद्ध था जिसमें मुगलों के विरुद्ध महाराणा प्रताप को क्या मिली थी? विजय मिली थी। और इस युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है? मेवाड़ का मैराथन, मेवाड़ का मैराथन युद्ध। मेवाड़ का मैराथन युद्ध किसने कहा था? कर्नल टोड ने। कर्नल टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन युद्ध कहा है, क्योंकि बहुत लंबे समय के संघर्ष के बाद में इस युद्ध में महाराणा प्रताप को क्या मिली थी? विजय मिली थी। बिल्कुल सभी साथियों को क्लियर है यहां तक? हाँ जी, सभी एक बार क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि क्लास बहुत ही लंबी चल रही है, लेकिन चूंकि बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। महाराणा प्रताप एक बहुत बड़े व्यक्तित्व है, बहुत बड़ा करेक्टर है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद कल की क्लास में हम अमर सिंह जी से लेकर बाद में जितना भी इतिहास है, जिसमें अमर सिंह जी, कर्ण सिंह जी, जगत सिंह जी, राज सिंह जी और जय सिंह जी और भी बहुत सारे, महाराणा फतेह सिंह जी, भूपाल सिंह जी, सभी की बात करने, भीम सिंह जी की, तो वहां पर बहुत बड़ी क्लास कल भी हमारी होने वाली है। लेकिन आज इस क्लास के अंदर हम पूरी तरीके से कवर करते हैं। अभी तक हमने बात कर ली है कौन से? दिवेर के युद्ध की हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि अंतिम मुगल अभियान जो है वो किसके नेतृत्व में आता है? 1584 ईस्वी में अकबर ने, 1584 ईस्वी में अकबर ने जगन्नाथ कछवा के नेतृत्व में
नेतृत्व में अंतिम मुगल अभियान भेजा। अंतिम अभियान भेजा। अब अकबर भी स्वयं परेशान, चूंकि अकबर ने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि महाराणा प्रताप को क्या करना है, मेरे अधीन करना है। इधर महाराणा प्रताप भी अड़िले व्यक्ति हैं, स्वाभिमानी व्यक्ति है, मरेंगे और मारेंगे लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। तब यहाँ पर इतने आक्रमण हो चुके हैं, पहले हल्दी घाटी का युद्ध हो चुका है, कुंभलगढ़ का युद्ध हो चुका है, दिवेर का युद्ध हो चुका है, अब्दुल रहीम खान का नाको भेज चुके हैं। अब अंतिम रूप से 1584 ईस्वी में अकबर ने किसको भेज दिया? जगन्नाथ कछवा के नेतृत्व में अंतिम अभियान भेजा। ये वही जगन्नाथ कछवा है जिनकी छतरी कहां पर बनी हुई है? छतरी बनी हुई है मांडलगढ़ में। और वो कितने खंभों की है? 32 खंभों की छतरी है भाई। छतरी 32 खंभों की। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं 32 खंभों की इनकी छतरी है। 1584 में अंतिम मुगल अभियान भेज चुके हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं 1585 ईस्वी में राणा प्रताप ने लूणा चावंडिया को मारकर या पराजित कर चावंड को अपनी राजधानी बनाया। चावंड को अपनी राजधानी बनाया। अब राजधानी को लेकर भी एग्जाम में कई बार प्रश्न आ जाता है, तो हम बात कर लेते हैं कि राजधानियां जो है महाराणा प्रताप की वो कब कब और कौन कौन सी रहती है। सबसे पहले राजधानी की बात करें, कुंभलगढ़ भी महाराणा प्रताप की राजधानी रहती है। इसके बाद में हम बात करते हैं चावंड, ये भी राजधानी रहती है। और इसके बाद में आवरगढ़ भी इनकी राजधानी रहती है। कुंभलगढ़ की बात करें, प्रारंभिक राजधानी है ये महाराणा प्रताप की, प्रारंभिक राजधानी। इसके बाद में हम बात करते हैं 1585 ईस्वी में स्थायी राजधानी और महाराणा प्रताप की जो संकटकालीन राजधानी है या अस्थायी राजधानी, इसे हम कह सकते हैं अस्थायी राजधानी। तो ये संबंधित थी महाराणा प्रताप से राजधानी के संबंध में कि महाराणा प्रताप ने कब कब कौन कौन सी राजधानी बनाई। अब यहां पर हम बात करते हैं इसके बाद में कि 1585 से लेकर के महाराणा प्रताप के देहांत तक की यदि हम बात करें तो लगभग हम बात कर लेते हैं कि 1585 ईस्वी से 1597 ईस्वी तक अकबर ने राणा प्रताप के विरुद्ध कोई सैन्य अभियान नहीं भेजा। कोई सैन्य अभियान नहीं भेजा। इसे इतिहासकार क्या कह सकते हैं? इसे इतिहासकार अघोषित संधि कहते हैं। अघोषित संधि, इसे इतिहासकार अघोषित संधि कहते हैं कि भाई अकबर ने जो है वो वैसे ही महाराणा प्रताप से संधि मान ली थी, महाराणा प्रताप की तरफ से ये संधि नहीं हुई थी। लेकिन चूंकि कहते हैं कि 1585 के बाद में इधर काबुल और कंधार की तरफ विद्रोह भड़क जाते हैं, उन विद्रोह को दबाने के लिए अकबर का जो पूरा ध्यान है वो किस तरफ चला जाता है? उस तरफ चला जाता है। इस वजह से पीछे मौके का फायदा उठा करके महाराणा प्रताप जो है कह सकते हैं कि लगभग 85% मेवाड़ को अपने अधीन कर लेते हैं। अब इसके अलावा यहाँ पर हम और बात करते हैं कि 85% लगभग मेवाड़ को अपने अधीन कर चुके हैं। कौन? महाराणा प्रताप। तो यहां पर हम बात करते हैं महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी, तो वो डेट आ चुकी है मेरे साथियों, 19 जनवरी 1597 ईस्वी को राणा प्रताप का देहांत हुआ। हमारे बीच में तो महाराणा प्रताप अमर हैं, लेकिन उनके देह का अंत हो गया भाई। तो यहाँ पर हम बात करें उनका देहांत हो गया। कितने वर्ष की आयु में? 57 वर्ष की आयु में।
57 वर्ष की आयु में। अब यहां पर हमने बात की महाराणा प्रताप की मृत्यु जो है वो 57 वर्ष की आयु में होती है। 54वें क्रमांक के महाराणा प्रताप शासक होते हैं। इनसे पहले 53 शासक महाराणा प्रताप से पहले हो चुके होते हैं। 54वें क्रमांक के शासक थे महाराणा प्रताप। उनके उत्तराधिकारी कौन थे? महाराणा अमर सिंह जी। तो ये संपूर्ण जानकारी जो है वो हमने किससे संबंधित ली है? वो हमने महाराणा प्रताप से संबंधित बात की है। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 को, मृत्यु हुई थी 19 जनवरी 1597 को, मतलब 57 वर्ष की उम्र में क्या हुई थी? उनकी मृत्यु हुई थी। जबकि 1 मार्च 1572 को उनका राज्याभिषेक हुआ था। 32 वर्ष की आयु में उनका राज्याभिषेक हुआ था। जन्म कहाँ हुआ, कैसी क्या घटनाएं थी, उनकी पत्नी का नाम, माता पिता का नाम, उनके उत्तराधिकारी का नाम, संपूर्ण जानकारी जो है वो हम यहाँ पर ले चुके हैं। अब यहाँ पर और कोई आपको फैक्ट बचा हुआ लग रहा है महाराणा प्रताप से संबंधित? फास्ट कमेंट कीजिए, 1 मिनट में आपके कमेंट लेता हूं, फिर हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। बिल्कुल कमेंट कीजिए सभी साथी। यस, बिल्कुल चक्रपाणी की बात करने वाले हैं। महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान थे। राघवेंद्र महाराणा प्रताप के गुरु का नाम था। बिल्कुल एक कमेंट तो आपका साथियों का आ चुका है, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, तो यहां पर हम बात करेंगे महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान के बारे में। चक्रपाणी राणा प्रताप के दरबारी विद्वान इन्होंने किस किस ग्रंथों की रचना की? देखो ये कमेंट करो, देखें आप सभी साथी, है ना। एक तो इन्होंने रचना की थी राज्याभिषेक पद्धति की, और दूसरी इन्होंने मार्तंड की रचना की थी। अब मार्तंड कोई और क्या कहते, देखे सभी साथी कमेंट करें। ये लो जी, महाराणा प्रताप के कुल कितनी रानियां थी? ये कमेंट भी साथियों के आ चुके हैं। बिल्कुल बात कर लेते हैं। दिनेश जी कह रहे हैं सर सब क्लियर हो गया। बिल्कुल एग्जाम की दृष्टि से सब क्लियर हो गया, लेकिन मेरे कुछ साथी जो हैं वो बिल्कुल कुछ गुप्त जानकारी भी चाह रहे हैं महाराणा प्रताप से संबंधित। बिल्कुल महाराणा प्रताप की जो सैन्य शस्त्रागार थे युद्धों के समय, वो माहिरा की गुफा हुआ करते थे। माहिरा की गुफा के बारे में हमने जानकारी, उदयपुर जिला के बारे में बात की। मचिंद्र के महल जहां पर अमर सिंह जी का जन्म हुआ है, वो सभी हमने उदयपुर जिले से संबंधित बात की। आज हमारा टारगेट रहा है राजसमंद जिले के अंदर जितने भी स्थान थे जिनका संबंध महाराणा प्रताप से रहा है, उनकी हमने बात की थी। चक्रपाणी इनका मित्र भी था, दरबारी भी था। चित्तौड़ के तीसरे साके के समय इनको मनाकर उदयपुर ले जाने वाला व्यक्ति यही था, चक्रपाणी। बिल्कुल क्लियर है। जगन्नाथ कछवा की मांडलगढ़ में है। हाँ जी, मांडलगढ़ में छतरी है, और वो कितनी है? 32 खंभों की छतरी है। बिल्कुल 1584 को बिल्कुल उसने आक्रमण किया था। किसने? जगन्नाथ कछवा ने आक्रमण किया था। बिल्कुल, तो यहां पर क्लियर है सभी साथियों को। हाँ जी, तो यहां पर हमने बात कर ली, महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। यहां पर चक्रपाणी की बात कर ली। चक्रपाणी जिसने मार्तंड और राज्याभिषेक की क्या की थी? इसने रचना की थी। और अब सभी साथियों के कहने पर महाराणा प्रताप के रानियां कितनी थी? रानियां, तो कुल रानियां कितनी थी? कुल रानियां थी भाई 11, जिसमें अजबदे पवार भी शामिल हैं। पुत्र कितने थे महाराणा प्रताप के? पुत्र कितने थे और पुत्रियां कितनी थी? पुत्र और पुत्रियां कितनी थी? तो पुत्रियां थी 5 और पुत्र थे 17। और लो जी, हाँ जी, तो मेरे हिसाब से सभी साथियों को क्लियर है। क्लास काफी लंबी चली, आप सभी साथियों ने साथ बनाए रखा। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आप सभी साथियों का भला करे। थोड़ा बच जाए तो मेरा भी भला करे। मैंने भी अभी तक आपको इतने टाइम तक पढ़ाया, महाराणा प्रताप के बारे में संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी। बहुत बड़े व्यक्तित्व की बात आज हमने की है। ऐतिहासिक दृष्टि से, एग्जाम पॉइंट व्यू की दृष्टि से सभी साथी इस क्लास को लाइक करें। अपने मित्रों के साथ आप आज इस क्लास को शेयर करना ना भूलें। इतने दिन तक साथियों आप सभी साथियों ने शेयर किया, आज इस क्लास को इतना शेयर कर दो, इतना फैला दो, सभी व्यक्तियों को लगभग महाराणा प्रताप की जानकारी मिल जाए। मेरा अपना विश्वास है, मेरा अपना
वादा है आपसे कि इतनी जानकारी शायद ही आपको किसी क्लास में मिली होगी या इतनी आपने पहले कभी डिटेल में पढ़ी होगी। ऑफलाइन में तो इसके हम कम से कम 3 से 4 पार्ट कर देते हैं, क्योंकि ऑनलाइन के अंदर लिखना कम होता है, समझाना ज्यादा होता है। यदि महाराणा प्रताप के संबंध में विस्तृत जानकारी की बात की जाए तो कम से कम 10 घंटे की बात मैं आपके सामने कर सकता हूं, लेकिन एग्जाम पॉइंट व्यू की दृष्टि से जो हमने बातें की है लगभग सभी पॉइंट हमने कवर किए हैं महाराणा प्रताप से संबंधित। और भी संबंधित कोई बात होगी बाद में हम क्लास में करेंगे। सभी साथी क्लास को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, टेलीग्राम को ज्वाइन करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं हम इसके अन्य इतिहास को लेकर, क्योंकि हमने इससे पहले चित्तौड़ के इतिहास में बात कर ली है, प्रारंभ से लेकर के महाराणा उदय सिंह जी तक। महाराणा उदय सिंह जी को हमने उदयपुर के संबंध में पढ़ लिया है, राजसमंद के संदर्भ में हमने महाराणा प्रताप को पढ़ लिया है। कल हम अमर सिंह जी से बाद के जितने भी शासक हैं, क्या घटनाक्रम होता है, कैसे क्या होता है, वो सभी बात हम करने वाले हैं। अब मैं आपसे इजाजत लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।